पालमपुर यानी कि आप समझ सकते हैं गांव है, और बच्चों बिना सोचे समझे सिर्फ याद रखना, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग। 1960 के बाद, पहले तो आपने 1960 से पहले जितना, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी थी, उतनी जगह थी तो आपने बदल लिया, उसके बाद आप उतनी नहीं बदल पाए, और फिर कुछ अगर कन्वर्ट कर भी लिया, बट नाउ अगर प्रेजेंट में बोलें सो नो फर्दर स्कोप अवेलेबल फॉर लैंड। 1300 किलो उगाने वाली गेहूं को आज आप 3200 किलो उगवा रहे हो, इसका मतलब आपने जो मेथड यूज किए हैं वो ओवर यूज किए हैं। पैसे की जरूरत फार्मिंग में कैसे पड़ती है, क्या पड़ती है, कैसे करते हैं लोग फार्मिंग में मैनेज, कैसे पालमपुर के लोग करते हैं, वही हमें देखना है। अब फार्मिंग के करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा अगर गरीब किसान पे ना हो तो वो करता है उसे बोरो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बिंदास बताइए कमेंट सेक्शन में अभी शुरू हो जाइए कि सर हमारी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है या फिर चला रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक बात हो रही होगी। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए कि भाई साहब ये क्लासेस, ये जो सेशन है आपका कैसा बीत रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं, ऐसा आपको भी मानना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। और इसी सब उम्मीद को बांधते हुए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए सेशन में, जहां पर आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, नींव का धमाकेदार लेक्चर पढ़ने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन होने वाली है। जी हां, और चैप्टर का नाम है बच्चों द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर के गांव के बारे में पढ़ेंगे, पालमपुर गांव का मेन बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है, पालमपुर किस कहानी पर आधारित है, भाई पालमपुर में क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, काम क्या होता है, उसके लिए तमाम फैक्टर्स की जरूरत क्या पड़ती है, और भी कुछ पालमपुर के बारे में जानेंगे कि वहां पर क्या फार्मिंग एक्टिविटीज है, क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। इन सभी बातों को जानने के लिए देखते रहिएगा आज का ये प्यारा सा, मजेदार सा, छोटू सा, एकदम गोलू मोलू सा चैप्टर। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये हम शपथ लेते हैं, और इसी चीज के साथ चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं अपने इस लेक्चर का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक बात तो तय है कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी की बुक जो है वो पूरी तरीके से याद होने वाली है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में मजे, किस्से, हर प्रकार को आपको ये इतना एंजॉय कराएगा चैप्टर कि आपने सोची भी नहीं होगी, है ना। याद करा देंगे। चलिए क्या पढ़ेंगे आज बच्चों, हम बच्चे भी जानने को तरस रहे होंगे, सर फटाफट ऐसे छोटी सी कहानी बताइए और चैप्टर करते हैं खत्म। तो देखिए भाई साहब, कहानी तो छोटी है, कहानी मजेदार भी है, पर समय लगेगा, चीज को होने में समय लगेगा। सो देखिए क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, गांव के कुछ थोड़ी बहुत जानकारी रख लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे हम प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर एक जो गांव है वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि बुलंदशहर के गांव के आधार पर, बुलंदशहर में गांव है, उसके सर्वे के आधार पर एक पर्सन ने इस पूरी कहानी को मैप किया है, प्लॉट किया है कि भाई वो गांव है, उस गांव में ऐसी चीजें होती थी और मैं ऐसे बता रहा हूं बस। तो फार्मिंग इन पालमपुर, गांव हिंदुस्तान का कोई भी हो, प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो फार्मिंग रहती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ऐसा भी कोई गांव नहीं है जहां पर सिर्फ फार्मिंग ही होती है और कुछ नहीं होता। लो कर लो बात, कैसी बात कर रहे हो, फार्मिंग के अलावा भी बहुत धंधे हैं भाई साहब, दुकानें होती है, बाजार होता है, मार्केट होती है, ट्रक चल रही है, बस चल रही है, बुग्गी चल रही है, सब तो चल रहा है। तो भैया और भी कहानियां हैं, वो इस चैप्टर में आज आपको देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं कुछ एक छोटे पैगाम के साथ, और पैगाम मतलब एक मैसेज होता है, एक प्यारा सा, एकदम छोटू सा मैसेज है इस क्लास का। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी, स्टोरी का पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। सो द मेन पर्पस इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ आपको बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी बात बताने आया हूं अबाउट प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन के बारे में। कैसे बताऊंगा, थ्रू अ स्टोरी। स्टोरी ऑफ व्हाट, स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज, एक ऐसा विलेज, हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना, ऐसा मैंने सोच लिया है, ख्वाबों में कल्पना कर ली कि ऐसा गांव है, इट्स नॉट अ रियल विलेज, क्योंकि पालमपुर जो है वहां बुलंदशहर में गांव नहीं है, बस एक नाम दे दिया, बट हां जो इसकी सिचुएशन है, जो इसकी कहानी है, वो वहां पे जो है प्रूव होती है। सो इट्स एन हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम है पालमपुर। तो पूरी कहानी पढ़ेंगे, पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, कसम खाते हैं आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट होती है स्टोरी, द विलेज ऑफ पालमपुर, गांव की कहानी है। पालमपुर यानी कि आप समझ सकते हैं गांव है, और बच्चों बिना सोचे समझे सिर्फ याद रखना, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग। फार्मिंग है,
स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर शुरुआत होती है। इसी शुरुआत पे एक कमेंट तो बनता है भाई साहब कि कितनी एनर्जी है, हाउस द जोश हाई होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। सो चलिए द स्टोरी ऑफ विलेज पढ़ते हैं। अब इस स्टोरी के बारे में पढ़े तो सबसे पहले कुछ छोटी सी बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात अबाउट विलेज, गांव के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी रख लेते हैं। गांव की बात करें तो मैंने आपको बोला गांव है उत्तर प्रदेश, तो ऑब्वियसली बात है फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन दिस विलेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पालमपुर कह रहे हैं। इस पालमपुर गांव में लोग ज्यादातर किसानी करते हैं, तो किसानी यानी कि फार्मिंग, फार्मिंग यानी कि यहां का जो मेन व्यवसाय है, मेन एक्टिविटी जो है वो बन जाती है। कोई भी एक्टिविटी कब बनती है, जब उसकी मेजर पॉपुलेशन उस टास्क को कर रही होती है। यानी कि यहां पर जो मेजर पॉपुलेशन है बच्चों, वो यहां पर क्या कर रही है, फार्मिंग कर रही है। सो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। इसके अलावा देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज, कुछ और भी एक्टिविटीज है जो यहां पर हो रही है, जैसे कि डेयरी, लोग दूध का काम गांव में करते ही हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, भाई ये जो आपको दिख रहा है ये इसे जुगाड़ कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जुगाड़ कहा जाता है, जिसमें आप जनरेटर लगा लेते हैं और ऐसे लकड़ी का फट्टा करके एक बॉडी बना ली और गाड़ी में इसको बिठा के सवारी धोते हैं, ऐसा ढोते हैं। हालांकि मैं एक ही बात कहूंगा, इट इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है, इसमें कोई ग्लोबल एनकैप रेटिंग भी नहीं होती है। अपने उत्तर प्रदेश के सीधी इसमें रेटिंग जो होती है वो हाई रखते हैं और अपना ऐसा एकदम आने जाने का मामला सॉर्टेड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, चटाई बनाने के, टोकरी बनाने के, और बड़े बड़े डले जो आप फ्रूट्स टोकरियां जो लेके जाते हैं वो बनाने के, चूड़ियां बनाने के, कंगन बनाने के, चप्पल बनाने, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो यहां पर होती हैं। दैट मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिस हाइपोथेटिकल विलेज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पालमपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर फार्मिंग अकेली एक्टिविटी तो नहीं है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी, बट देयर आर नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज जो वहां पर पॉसिबल हैं, एंड दीज आर डेयरी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एटसेट्रा। सो अदर एक्टिविटीज आर ऑल्सो कैरिड आउट बट ऑन अ लिमिटेड स्केल। यहां पर यह लिखा है ऑन अ लिमिटेड स्केल पर होती हैं, ठीक है। सो इनको करते तो हैं बट ऑन ए लिमिटेड स्केल करते हैं, बहुत कम दर्जे पर इसे करते हैं। अब क्या होता है कि देखो, जब कोई मेन काम कर ही रहा है तो जो बाकी के काम होते हैं वो साइड बिजनेस बन जाते हैं। सो यहां पर जो अदर एक्टिविटीज हैं वो साइड बिजनेस या फिर साइड मार्केटिंग के थ्रू देखी जा रही है कि भाई मार्केट में ये सब भी है, ठीक है, बट फार्मिंग इज द मेन, फार्मिंग जो है वो मेन है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है बच्चों। सो इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज की बातें करते हैं, पालमपुर की थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं, कॉलोनियों में घूमते हैं, गांव के अंदर चलते हैं, और गांव के अंदर जाने पर क्या मिलेगा, गांव के अंदर जाने पर मिलेगा कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड। जब मैं गांव के बाहर खड़ा था, आई वाज थिंकिंग कि यार गांव है कैसा होगा, पता नहीं यार, रोड होगा, लाइट्स होगी, लोग कैसे होंगे, पता नहीं मुझे ट्रैफिक जो है व्हीकल मिलेंगे नहीं मिलेंगे जाने के लिए, ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा, रोड्स कैसे हो, तमाम डाउट्स थे मेरे। बट धीरे धीरे इस गांव की स्टोरी ने उन सब को सॉल्व कर दिया और क्या बताया मुझे कि पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। गांव के आसपास जो गांव है, मतलब पालमपुर के आसपास जो गांव है, इसके आसपास जो शहर है, उन सभी से पालमपुर जो है प्रॉपर तरीके से वेल कनेक्टेड है, अच्छे तरीके से जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। पालमपुर यानी कि आपको एक चीज का पता चल गया कि पालमपुर डेवलप्ड तो है, यहां तक से तो यही पता चल रहा है कि भाई साहब डेवलप्ड गांव है, ठीक है। नेक्स्ट इज रायगंज, एक जगह है, वहां पर एक बड़ा गांव है। पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज, उसके पास में एक बड़ा गांव है, नाम है रायगंज। रायगंज इज अ बिग विलेज दैट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। मतलब एक छोटे गांव के पास एक बड़ा गांव है, यानी कि जो सुविधाएं बड़े गांव में होंगी, चांसेस ये है कि यहां तक भी पहुंच गई हो, क्योंकि 3 किलोमीटर का फर्क है। और ये हम देख भी पा रहे हैं कि पालमपुर में भाई साहब आपको रोड फैसिलिटी भी दिखने को, वेल कनेक्शन भी मिल रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज, यानी कि पालमपुर से रायगंज की कनेक्टिविटी बिल्कुल क्लियर है, पक्का रोड बना हुआ है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ शाहपुर, पास में एक शहर भी है जिसका नाम ऐसा शाहपुर उसके छोटे से कस्बे से भी कनेक्ट करता है। सो जो नियरेस्ट में टाउन है, विलेजेस है, उनसे वेल कनेक्टेड है आपका पालमपुर। और देखते हैं क्या है, यहां पर बैलगाड़ी चलती है, टांगे चलते हैं, बुग्गी चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, जीप चलती है, इन सभी को आप रोडों पे चलता हुआ पाओगे। इसका मतलब यह कि यार यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। भाई जब रोड अच्छे हैं तो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होगा। अरे ट्रांसपोर्ट रोड के लिए होता है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। जब दोनों अच्छे हैं तो गांव तो अपने आप में अच्छा ही होगा। तो कितनी अच्छी बात है कि हम एक ऐसे गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है, ये ऐसी चीजें भी होंगी, मतलब वहां की नहीं है बट वहां होंगी। हमने भी हाइपोथेटिकली इमेजेस को दे दिया। चलिए
नाउ नेक्स्ट इज अबाउट गांव के बारे में पढ़ लेते हैं। विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज, 450 लोग जो उस गांव में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, 450 लोग गांव में रहते हैं एंड बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। सर इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर गांव में तमाम लोग हैं, तमाम जातियां हैं, तमाम तरह के लोग रहते हैं। तो देयर आर 450 फैमिलीज, वहां पर 450 परिवार हैं जो अलग अलग जाति के हैं, जिनमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनके पास मेजोरिटी ऑफ जमीन है। तो ये हम तो गांव को अगर आप एज्यूम कर रहे हो इस समय, तो आप अपने गांव को अपने दिमाग में जरा थोड़ा सा बिठाइए। गांव की ज्यादातर जमीन, गांव का ज्यादातर पैसा किन लोगों के पास होता है ये आप जानते हैं। सो अपर कास्ट फैमिलीज जो है वो यहां पर एंजॉय कर रही हैं और उनका नंबर जो है वो 450 में से सिर्फ 80 है। 80 लोगों के पास जो ज्यादातर जमीन है गांव की वो इनके पास है। और बात करते हैं बच्चों, और क्या है, देयर हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। सो ऑब्वियसली बात है कि उन लोगों के पास अगर पैसा है तो उनके घर जो ईंट के बने होंगे। गांव में अगर आपने देखा हो तो लोगों के कच्चे मकान भी होते हैं, लोगों के पक्के मकान भी होते हैं। लोगों के मकानों में आप देखोगे कि टाइल्स लग रही, बड़ी सजावट हो रही है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये कि आप मकान को देख के ये जायजा ले सकते हैं कि भाई इस पर्सन की इनकम अच्छी है, इस पर्सन के पास वेल सेटलमेंट है, अच्छा इसके पास बैकअप सोर्स है, तो इसका घर अलग है। वहां जिनके पास गरीब, मतलब जैसे हम जैसे अगर मान लो कि अगर पहले रहते, तो मान लो हमारा घर पहले मिट्टी का, अब बाद में फिर वो ईंटों की चुनाई में किया, फिर वो प्लास्टर में, फिर वो लेंटर में। तो ये जो आपको स्लो स्लो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये आपका एक सर्कुलेशन है डेवलपमेंट की तरफ, कि आप अब डेवलपमेंट की तरफ ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे आओगे, फिर कभी अगर मान लो गरीब हो गए तो फिर और ऐसा कभी भी कुछ भी पलट सकता है। सो यहां पर क्या है, जो अमीर लोग, जो गांव के जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनके जो घर हैं वो ईंटों के बने हैं, पक्के, प्लास्टर हो रखे, सब कुछ हो रखा है। वहां पर जो एससी और दलित हैं गांव में, दे कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 लोगों में से एक जो एससी पॉपुलेशन से आता है। इसका मतलब यहां पे इनकी काउंटिंग जो है वो कम है। एंड दे लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। ये आप जनरली अपने गांव में पाओगे। ऐसा बहुत समय से हमने देखा कि भाई जो अपर कास्ट है वो बीच में एकदम अपने जहां पे प्राइम लोकेशन होते हैं वो वहां रहते हैं, बाकी गांव के कॉर्नर्स एरिया में जो आपको जो है तमाम अन्य जो है कास्ट वो मिल जाएंगे। सो यहां पर हमारा कहना यह है कि जो दलित हैं उनकी जो काउंटिंग है वो 1/3 है एंड दे लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। अगर ये गांव है मान लीजिए तो वो यहां कहीं रहते हैं, उनको दूर अलग कर रखा है इन गांव में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज, जो ज्यादातर घर हैं, दैट हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो अच्छी बात यह है इस गांव में कि सभी के पास बिजली के कनेक्शन है। इसका मतलब गांव बहुत डेवलप लगेगा आपको। भाई रोड है, सब वाहन चलते हैं यहाँ पे, सब व्हीकल्स चल रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, पक्के रोड हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस। इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो घर में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज ट्यूबवेल चलाने के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए भी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब सब कुछ अच्छी है तो इसका मतलब यहाँ पर जो कनेक्शन है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो आप अपने आप खुद से भी देख पाएंगे कि बच्चों यहाँ पर पालमपुर जो गांव आप देख रहे हो किसी भी चीज से पीछे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि रोड की बात करें तो रोड भी है, व्हीकल्स की बात करें व्हीकल्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सब कुछ है, कनेक्टिविटी भी है अगल बगल के गांव से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें हम एमिनिटीज की सुविधा क्या है, पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां पर 2 तो प्राइमरी स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चों के स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है 10 तक पढ़ने का है। तो मतलब अच्छा खासा बच्चों को पढ़ाने का काम यहां पर इस गांव में किया जा सकता है। वही नहीं, यहां पर साथ ही साथ हेल्थ के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहां पे शुरुआत में जच्चा बच्चा की जानकारी और माँ बाप जो भी मतलब आए ऐसा अपने बच्चों का डिलीवरी कराने का हो, बच्चे को सुई लगवानी, इंजेक्शन लगवाना हो, बच्चे को दवाई दिलवानी हो, बच्चे को टीकाकरण लगवाना हो, इंजेक्शन ये सब करवाना हो, सब कुछ होता है। साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां से आपको इजीली दवाइयां मिल सकती हैं। तो इस गांव की खासियत यह है कि यहां पर भरपूर एकदम सब चीजों का सुख सुविधा समृद्ध ये गांव है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब क्योंकि हमें जो है इस गांव में प्रोडक्शन, हर एक एक्टिविटी जो है, खेत में आप जाएंगे चाहे कहीं भी आप जाइए तो आपको प्रोडक्शन करना ही मेन एम है। हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने सीखा कि द बेसिक एम ऑफ दिस स्टोरी इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है। प्रोडक्शन होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना। मैं कुछ बना रहा हूं, मान लीजिए मैं ये पेन बना रहा हूं, मान लीजिए मैं बोर्ड बना रहा हूं, या मैं कुछ भी बना रहा हूं, उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये किसी प्रोडक्ट से बना है, किसी रॉ मटेरियल से बना है, तो उन रॉ मटेरियल्स को बनाने का जो टाइम है, इसे किसी इंसान ने बनाया होगा वो हो गया, इसमें कुछ पैसा लगा होगा, ये सारी जो चीजें हैं इनको मिला लूं तो इसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बट उसे समझने से पहले, उसे करने से पहले हम क्या जानेंगे, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन। एक किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने का एम क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं। आप बोले कि सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो माई मेन एम इज टू
कि आपको अच्छे एग्जाम में, मतलब एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाए। दैट इज माई प्राइमरी मोटो, मेरा जो प्राइम मकसद है वो यही है। सो द प्राइम मोटो ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स, मैं गुड्स प्रोड्यूस करूंगा एंड सर्विस प्रोड्यूस करूंगा दैट वी वांट। कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी चीज को इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि जनता चाहती है। आज मार्केट में अगर शूज आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग चाहते हैं। आज बड़ी बड़ी टीवी आ रही हैं, एलईडी टीवी आ रही है, एलसीडी आ रही है, एचडी आ रही है, यूएचडी आ रही है क्योंकि लोग चाहते हैं। गाड़ियां आ रही हैं क्योंकि लोग चाहते हैं। जब लोग चाहते हैं तो प्रोड्यूसर उनको प्रोड्यूस करता है। जब प्रोड्यूसर उनको प्रोड्यूस करता है तो वहां पे कई सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से वो चीज प्रोड्यूस होती है। हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी साइड रखते हैं और हम क्या समझते हैं कि इसको प्रोड्यूस इसलिए किया जा रहा है बिकॉज जनता ने, लोगों ने चाहा है। ठीक है, सो लोग चाह रहे हैं इसलिए प्रोडक्शन की जा रही है, एम यही है। सो क्या क्या चीजें चाहिए फॉर प्रोडक्शन के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए, तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर्स। बात करें तो बेसिकली 4 फैक्टर्स। ये हो गया आपका लैंड, ये हो गया आपका लेबर, ये हो गई आपकी क्या असेट्स या मशीनरी, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल, और ये यहां पर हो गया बच्चों एंटरप्राइज। मतलब बेसिक तो काम अगर आप इसका नाम देंगे तो आप इसको सीधा सा एक फैक्टर तो कैपिटल ही काउंट करके चलें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, हर प्रोडक्शन को करने के लिए जमीन चाहिए क्योंकि कोई भी चीज हवा में नहीं होती है। काम को करने वाला आदमी होता है जिसे हम लेबर कहते हैं। इस सब के लिए पैसा लगता है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग हो, मशीन हो, टूल्स हो, कुछ भी हो, पैसों से आएगा। एंड इस सबको संभालने वाला, मतलब लेबर से काम करवाने वाला, जमीन का यूटिलाइजेशन करवाने वाला, पैसा लगाने वाला एक इंसान होता है जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर जिस जगह पे बैठ के ये सारे काम करता है उसे हम एंटरप्राइज कहते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। मुस्कुरा लो, एकदम खुशी मनाओ कि चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ध्यान से बैठ के पढ़िएगा, एक बारी में इस चैप्टर का सफाया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सो लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, है ना। वी ऑल्सो नीड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा। सो लैंड इज द फर्स्ट प्राइमरी या फिर फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको कुछ भी, मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, आपने सोचा मैं कुछ बनाऊंगा, कहां बनाओगे? जमीन पे बनाना पड़ेगा। गाड़ी बनाते हो, जमीन पे बनती है। खेती करते हो, जमीन पे होती है। शूज की फैक्ट्री है, जमीन पर है। जूस निकालने का काम है, जमीन पर खड़े होकर करोगे, जमीन पे मशीन लगी। सो लैंड इज दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस की। यही नहीं कि सिर्फ जमीन होगी तो काम चलेगा। देखो हमें पानी भी जरूरत पड़ेगी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में लैंड आ गई, लैंड कैसे भाई उपज कैसे होगी, फसल कैसे होगी? वी नीड वाटर, वाटर मिल गया, वाटर मिल गया। फॉरेस्ट से भी हमें कई सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, कई बार हमें फ्रूट्स मिल जाते हैं, कई बार हमें औषधि मिल जाती है, कई सारे हमें रिसोर्सेज आयुर्वेदिक दवाइयों का मिल जाता है। मिनरल्स है भाई, कई सारे मिनरल्स है, आपके मेटल हो, नॉन मेटल हो, कई प्रकार के मिनरल्स का यूज किया जाता है। आपके घर में लगने वाला पत्थर, वो भी सब इस्तेमाल किया जाता है। सो लैंड एक पहला रिक्वायरमेंट है, बट देयर आर सर्टेन अदर नंबर ऑफ फैक्टर्स आल्सो लाइक वाटर, फॉरेस्ट, जिनकी भी जरूरत हमें पड़ती है। सेकंड इज लेबर। लेबर इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। जमीन आ गई, अब काम करने के लिए आदमी लेके आने, आदमी भी आ गए। सो आदमी का कुछ क्वालिफिकेशन होता है। कैसे होता है? कई बार आप एक ऑफिस में जाएंगे या आप अपने स्कूल में देखिए, आपके टीचर है, वो भी एक काम करने वाला लेबर है। वहीं आपका एक चपरासी है, वो भी काम करने वाला एक लेबर है। दोनों में फर्क है। टीचर पीएन का काम नहीं कर सकता, पीएन टीचर का काम नहीं कर सकता। दोनों के वर्क जो है वो आइडेंटिफाइड है, क्लासिफाइड है कि भाई आपका ये काम है आप ये करेंगे, आपका ये काम है आप ये करेंगे। सो ऐसा क्यों? क्योंकि टीचिंग डिपार्टमेंट है, उसको एक नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाना है तो उसके लिए एक नॉलेज चाहिए। पीएन के लिए उतनी नॉलेज नहीं चाहिए, तो आप वो काम कर सकते हैं। बट दोनों की इंपॉर्टेंस जो है, दोनों का जो क्या कहते हैं उसे पार्ट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर छोटा काम है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है और वो बड़ा काम है तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी पिलाने के लिए प्यासा मर जाएगा अगर वो नहीं होगा तो, और पढ़ाने के लिए अगर वो नहीं होगा तो उसकी इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि पढ़ाकर भी बहुत सारी चीजें जनरेट होती हैं। सो देयर आर सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ एक्टिविटी होती हैं जिन्हें हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए। भाई किसान जो है, किसान को भी शिक्षित मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षित क्यों मानना चाहिए हमें? क्योंकि इस खेती से कैसे फसल निकालें, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। हर कोई किसान नहीं बन सकता। अगर ऐसा लगता है ऐसा है तो किसी एमबीए वाले को बोलिए कि आप एक फसल करके दिखाइए, उसे ये नहीं पता चलेगा कि आलू कैसे करना है, गेहूं कैसे करना है, ये किसान जानता है। अगर हम इसे थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं तो एक मैनेजर होता है बैंक में, वो एजुकेटेड होता है, मैनेजर को पता है कि मुझे कैसे मैनेज करना है बिजनेस को, प्रिंसिपल को पता है मुझे कैसे स्कूल मैनेज करना है। बट देयर आर सर्टेन अदर एक्टिविटीज ऑल्सो दैट रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल। बट यहां पर कुछ ऐसे काम भी होते हैं हमारी इकोनॉमी में
जिनके लिए आपको मैनुअल वर्क चाहिए होता है, लाइक कि आपको अगर मिस्त्री का काम है, अब इसके लिए क्या आप चाहोगे कि कोट पैंट पहन के मैं जाऊं और वहां पे जाके BMW से उतरूं और फिर जाके मैं ये काम करूं? सो ये काम मुझे शूट नहीं करेगा। इसके लिए चाहिए एक मैनुअल इंसान जो मैनुअल वर्क कर सके, जो फिजिकल वर्क कर सके। तो मिस्त्री हो गया, लेबर हो गया, अपना वर्कर हो गया, प्लम्बर हो गया, मोची हो गया, ये सब में मैनुअल वर्क लगता है। इसमें सब में हाथ की वर्जिश लगती है, शारीरिक ताकत लगती है। और वहीं पर टीचर की बात करें तो मानसिक ताकत लगती है। तो दोनों की एजुकेशन के हिसाब से भी काम डिवाइडेड है, बट दोनों ही लेबर कैटेगरी में है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये जो हमारी दीदी है ये ईंट उठाने का काम कर रही है। तो यहां पर आपको क्या लगता है, दिमाग का लोड चल रहा है कि भाई शारीरिक लोड चल रहा है? कुछ कह रहे होंगे सर दिमाग का चल रहा है क्योंकि ईंटें दिमाग पर बैठी है। भैया तोहरा कुछ नहीं हो सकता है, आप समझिए दिमाग का लोड ऐसे नहीं चल रहा है। यहां पर दिमाग पे लोड डालिए कि ये जो है शारीरिक रूप से कितना उठाने का, सब फैक्ट्री है, सब ऊपर जाने का बन रही है, ऊपर तीसरे मंजिल से नीचे आना, फिर ऊपर जाना, पूरे दिन करना। तो ये जो है ना वो फिजिकल टास्क है, ये शारीरिक पीड़ा देने वाला टास्क है, इसलिए इसको जो हम इसमें काउंट कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल। हम बात करें कैपिटल की तो यहां पर ये कैपिटल ही है। कैपिटल भी आपको देखेंगे तो दो तरह की आपको कैपिटल देखने को मिलेगी, वो आप देख लीजिए। पहला फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। आप जब काम धंधा नया स्टार्ट करते हैं तो आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको कल को मशीन घिसेगी उसके लिए जरूरत पड़ेगी, उसका कोई नट नट बोल्ट टूट गया उसको ठीक कराने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पैसा तो जब तक आप बिजनेस रन करेंगे आपको हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जरूरत पड़ती रहेगी। कभी इस मशीन को ठीक कराना होगा, कभी इस मशीन को बदलना भी पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल टूल, बिल्डिंग मशीन्स, रॉ मटेरियल, मनी एटसेट्रा, इन सब की जरूरत हमें पड़ती है क्योंकि ये सब ही हमारे बिजनेस को रन करने में मदद करते हैं। तो फिजिकल कैपिटल जो दिखता है वो बहुत जरूरी है। ये बिल्डिंग खोल लीजिए, चाहे आप ये मशीन ले लीजिए, इन सब के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। एक कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में कई सारी कैपिटल आपको दिखेंगे। फिजिकल कैपिटल में एक आती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल कैसा, मैं अगर आपको यही बताऊं सो फिक्स्ड कैपिटल कैसा बच्चों, जो फिक्स्ड असेट्स में यूटिलाइज होती है। फिक्स्ड कैपिटल होती है जो फिक्स्ड असेट्स में यूटिलाइज होती है। जैसे कि आपके मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी एक फिक्स्ड असेट है, एक जगह रखकर आप उसे काम कराएंगे, लॉन्ग टर्म में काम देने वाली, तो वो फिक्स्ड कैपिटल होती है जो बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स इनमें जो जाती है। एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है भाई, आपने जो है डे टू डे में तो खर्चे होंगे ऑफिस के, भाई चाय पिलाने का खर्चा, रजिस्टर का खर्चा, पेन का खर्चा, और भी कोई छोटे मोटे और खर्चे हो गए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गए, तो ये बिजनेस को रन करने में मदद कर रहे हैं। अब जैसे एक स्कूल है उसमें टीचर को रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, टीचर को स्केल की जरूरत पड़ती है, टीचर को किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है, वो वर्किंग कैपिटल अपने टास्क को चलाने के लिए डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल में काउंट करते हैं। तो फिजिकल कैपिटल के अंडर ही दो कैपिटल एक्सपेंडिचर और है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है साहब, कि ह्यूमन आपको लग रहा है कि भाई इंसान को कहीं जाके खर्च कर दूं, इंसान में जाके पैसा लगा दूं, तो यस इंसान को खर्च कर दूं या पैसा लगा दूं, इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे समझिए कि इंसान को मैं पढ़ा लिखा दूं, फिर उसके बाद उससे काम निकलवाऊं, उसे नौकरी दूं और उससे कमाऊं, यही ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सो इट इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट हु कैन पुट ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, जैसे ये मैनेजर साहब है, मान लीजिए इन्होंने ए, बी, सी एंड डी ये 4 लेबर रखे हैं। इन चारों लेबर से जो काम करा रहे हैं, क्योंकि इन्हें डिग्री है, बट इन्हें नौकरी पे किसने रखा, इस पर्सन ने। इनसे क्या काम कराना है ये किसने डिसाइड किया, इस पर्सन ने। इनकी सैलरी कितनी देनी है ये किसने डिसाइड किया, इस पर्सन ने। सो बेसिकली ही इज द एंटरप्रेन्योर, ही इज एंटरप्रेन्योर, जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि भाई क्योंकि उसका पैसा लग रहा है मेन, तो फिर इनसे काम निकलवा रहा है। सो द टास्क जो रिस्क का टेकिंग टास्क है, द टास्क ऑफ रिस्क टेकिंग, वो भी इनके हाथ में है। सो ये है ह्यूमन कैपिटल। आजकल आपको पता है कि शिक्षा की कितनी इंपॉर्टेंस है। लोग चाहते हैं कि भाई मैं एटलीस्ट अगर जिंदगी में घर खरीद पाऊं या ना खरीद पाऊं, पर मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा दूं, तो इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। इंसान में आप कैपिटल लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, उसे अच्छा पढ़ाकर, उसे अच्छा लिखाकर, ये सब चीजें जो है वो आती हैं, ये सब चीजें जो है आपकी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा गांव की तरफ चलते हैं, प्रोडक्शन की तरफ हम ज्यादा चले गए। 4 फैक्टर्स हमने कर लिए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या फिर एंटरप्राइज, ये 4 हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर लिए। नाउ आते हैं फार्मिंग इन पालमपुर, जो कि इसका क्या है बच्चों, इट इज द मेन एक्टिविटी। इट इज द मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी क्या है बच्चों, पालमपुर में फार्मिंग। बात कर ले, सबसे पहला पॉइंट, अगर पालमपुर की बात ही है, फार्मिंग की बात है, सो लैंड इज फिक्स्ड। डू यू एग्री और नॉट, इस बात पे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि भैया जमीन फिक्स्ड है या जमीन को मैं बड़ा कर सकता हूं। बड़ा, किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा सर मैं बगल वाले का प्लॉट खरीद लूंगा, मेरी जमीन बड़ी हो गई, और किसी के मन में भी ख्याल होगा सर मैं पूरा इलाका ही खरीद लूंगा। सो ऐसे विचार आते रहेंगे, ऐसी थिंकिंग आती रहेगी, लोगों को लगेगा कि लैंड तो फिक्स है ही नहीं। बट बच्चों लैंड इज फिक्स, क्योंकि आप मान के चलो आपने इलाका खरीद लिया, आपने देश खरीद लिया, आपने पूरी धरती खरीद ली,
अब क्या करोगे आगे, लैंड कैसे बढ़ाओगे? सो अगर मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आऊं तो अचानक से तो रातों रात तो मैं लैंड में अपने पड़ोस में भी नहीं बढ़ा सकता। भाई अगले की लैंड है, बेचे ना, मान के चलो कोई दे ही नहीं रहा, कैसे बढ़ाओगे लैंड को? सो लैंड इज फिक्स्ड, ये बात तो हम समझ गए। एंड फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, ये आप समझ सकते हैं। ये भैया हमारे जो है बहुत ही खूबसूरत भैया हैं और काफी अपना काम करके आए हैं, मेहनत से करके आए, और ये हमें बता रहे हैं कि आपका पालमपुर में स्वागत है, वेलकम टू द पालमपुर। और ध्यान रखिएगा, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो थैंक यू भैया, आपने समझाया। हम आपके गांव में चलते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे क्या पढ़ रहे हैं कि गांव की जो 75% वर्किंग पॉपुलेशन है, 75 वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब गांव में जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग पीपल हैं, अगर वो मान लीजिए 100% है, अगर काम करने वाले लोग 100% है, मतलब 10 भी हैं तो 10 में से जो 7.5 या 7 लोग जो हैं वो क्या है बच्चों, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब इसमें समझिए क्या है, अगर मेरे गांव में 100 लोग हैं, उस 100 लोग में से 100 लोग काम करने वाले हैं, तो 100 में से 75 लोग खेती करते हैं। क्या मान लूं इसका मतलब खेती बहुत अच्छी है? नहीं, इसका मतलब है कि खेती एकमात्र साधन भी तो हो सकता है, एकमात्र सिंगल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी तो हो सकता है कि मान लो कुछ और काम है ही नहीं। सो यहां पर तो बेसिकली लोगों के पास जो है प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि उनकी वही है, तो उनके पास फार्मिंग उनका जो लाइवलीहुड का साधन बन जाता है। नेक्स्ट बात करें, द एरिया ऑफ कल्टीवेशन इज फिक्स्ड, क्योंकि हमें भैया ने शुरुआत में बता दिया कि लैंड फिक्स्ड है और प्राइमरी एक्टिविटी यहां पे खेती है। तो भाई साहब ये तो और भी तगड़ी प्रॉब्लम है कि लैंड फिक्स्ड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इनको खिलाएंगे कैसे? एरिया ऑफ कल्टीवेशन भी फिक्स्ड हो जाता है क्योंकि लैंड ही फिक्स्ड है। एरिया ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या है? जितने एरिया पे आप खेती करोगे, मान लीजिए खेत है, यहां पर आप खेती करोगे तो ये एरिया आपका फिक्स्ड है। सो सिंस 1960 से अगर मैं बात करूं, देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से लेकर बात बताऊं तो आज तक खेत में जो है जितने क्षेत्र पे, जितने इलाके में हम खेती कर रहे थे उतना ही है, अब बढ़ नहीं रहा है। 1960 से पहले जितना बढ़ा सकते थे बढ़ा लिया, 1960 के बाद से वो नहीं बढ़ पा रहा है। सम ऑफ वेस्ट लैंड हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। कुछ बेकार जमीन को हमने उपजाऊ के हिसाब से बना लिया, कुछ उपजाऊ जमीन मतलब कुछ बेकार बंजर जमीन को हमने कन्वर्ट कर लिया है एक एग्रीकल्चर लैंड में, कल्टीवेबल लैंड में, मतलब जहां पर हम फसल कर सकते हैं। बट 1960 के बाद, पहले तो आपने 1960 से पहले जितना, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी थी, उतनी जगह थी तो आपने बदल लिया, उसके बाद आप उतनी नहीं बदल पाए, और फिर कुछ अगर कन्वर्ट कर भी लिया, बट नाउ अगर प्रेजेंट में बोले सो नो फर्दर स्कोप अवेलेबल फॉर लैंड। अब फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती है पालमपुर में कि अब खेती के लिए और जमीन बढ़ाई जा सकती है। 1960 से पहले खेती अवेलेबल थी, बट 1960 के बाद आबादी भी बढ़ी है, तो अब जमीन जो है वो अपने आप को जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जमीन छोटी होने लगी है, लैंड जो है वो फिक्स्ड हो गई है। ऐसा यहां पर हम पालमपुर में सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि लैंड भाई साहब अब जो है यहां पर फिक्स्ड है, तो कैसे होगा? नाउ द क्वेश्चन इज, इफ लैंड इज फिक्स्ड देन इज इट पॉसिबल टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? भाई जोगिंदर सर, आपने हमें यह बता दिया कि जमीन फिक्स्ड है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उतनी ही लिमिटेड जमीन पर, अगर ये मेरी जमीन है तो क्या चांसेस हैं कि मैं इस जमीन से अगर 1/3 अगर प्रोड्यूस करता हूं, मान लीजिए 200 टन मेरा अगर गेहूं आता है, 200 टन मेरा वीट आता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इस 200 टन से ज्यादा या मैं कुछ और एक्स्ट्रा फसल कर सकता हूं? क्या कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं। सो मैंने आपको बताया कि जितनी पालमपुर में जमीन है, ऑल द लैंड इन द पालमपुर इज कल्टीवेटेड, पूरा खेत कर चुके हैं, जमीन तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या, अब नहीं फसल होगी? नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई जमीन बची भी नहीं है खेती करने के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कैसे कर सकते हैं, पर कुछ बच्चे जो है इसको पकड़ रहे होंगे कि सर ये तरीका लगा दो, ये तिकड़म लगाते हैं, वो तिकड़म लगाते हैं। सो चलिए कुछ सोचते हैं इस गांव के बारे में। पहली बात यह है कि वो जो भैया मिले थे हमें, उनका भैया का नाम अब तुम्हें बता दे, तो श्यामलाल उनका नाम है। श्यामलाल बड़े अच्छे भैया हैं। श्यामलाल भैया ज्वार बाजरा भी करते हैं, वीट भी करते हैं, और यहां पर जो है वो पोटैटो भी करते हैं। तो जो श्यामलाल भैया हैं वो 3 फसल कर रहे हैं, पहली बात। तो इसका मतलब इसे एक फसल को करने को कहते हैं क्रॉपिंग, अगर एक से ज्यादा करे तो उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहां पर एक से ज्यादा फसल हो रही है, तो इसका मतलब वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी है, समझेंगे कैसे क्या है, कैसे की जा सकती है। सो 3 फसलें तो आपको देखने को मिल रही हैं। ये श्यामलाल भैया के पापा हैं, रामलाल इनका नाम है। ही कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज, इनके पास जो गेहूं हुआ था, इन्होंने जितना अपनी फैमिली के लिए जरूरत थी, 200 टन में से मान लीजिए 50 टन की जरूरत थी, 50 टन रखा, 200 टन हम देख कर आए हैं। 200 टन जो गेहूं है
उसमें से 50 टन रख लिया किसके लिए, फैमिली के लिए, और जो बच गया 150 टन उसको इन्होंने क्या किया, सेल द सरप्लस व्हीट एट रायगंज। पास ही के बड़े जो गांव हैं उनमें जाकर इस बचे हुए 150 टन गेहूं को बेच दिया। क्या करें, जब उन्हें पता है कि रामलाल जो उनके पिताजी हैं, श्यामलाल जो उनका बेटा है, और उसके जो श्यामलाल का बेटा है कांतिलाल वो भी है, सो 3 लोग ये हो गए, बीवी है रामलाल देवी, तो वो भी है। बापा के नाम पे मत जाना, सेम नाम नहीं है, और नाम भी हो सकते हैं, ऐसा है, परिवार है पूरा, अच्छा खासा परिवार है, लाल पीला परिवार है, बहुत खुशनसीब परिवार है, पूरा परिवार है। 5 लोग हैं, कितना गेहूं खाएंगे, तो उन्होंने जितना अपने 5 लोगों लायक गेहूं था वो उतना रख लिया, बाकी का गेहूं उन्होंने जो है वो बेच दिया, मार्केट में ले जाके पास वाले में बेच दिया ताकि कुछ इनकम हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो श्यामलाल के भैया हैं प्रेमलाल, ये गेहूं गन्ने का काम कर रहे हैं, तो यहां पे देखिए पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड, उन्होंने कुछ जमीन पर गेहूं भी शुगर केन भी कर रखा है, ये भाई साहब गन्ना भी करते हैं, एंड एस जैगरी यानी कि गुड़ के रूप में उसे मार्केट में भी बेचते हैं। तो इसका मतलब श्यामलाल और जो कौन से लाल थे, ये प्रेमलाल या जो भी लाल हैं, ये दोनों भाई मिलके अलग अलग जमीन पे कुछ कुछ फसल कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, साल में कुछ ना कुछ व्यापार धंधा बना रहे हैं। नाउ द मेन रीजंस फॉर मल्टी क्रॉपिंग, क्यों कर पा रहे हैं मल्टी क्रॉपिंग, भाई हमने देखा कि इन्होंने गन्ना भी कर रखा है, हमने देखा इन्होंने गेहूं भी कर रखा है, हमने देखा ये भाई साहब ये और भी काम कर रहे हैं, सो क्यों कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट रीजन इज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, उनके पास पानी की सुविधा अच्छी उपलब्ध है। एक किसान के लिए बड़ा पॉजिटिव बात हो जाती है अगर उसके पास पानी की फैसिलिटी है। रीजन ये है बच्चों कि आपको खेती करने के लिए पानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय समय पर पानी चाहिए, जब आपको पानी की नीड हो आपके पास पानी होना चाहिए, तो यू विल गेट गुड क्रॉप, गुड प्रोडक्शन, आपको एक अच्छी प्रोडक्शन मिल जाएगी, एक अच्छी प्रोडक्शन मिल जाएगी, गुड प्रोडक्शन हो जाएगी, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी। बट इसके लिए जरूरी है कि एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होना चाहिए, जो कि हमारा इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है, और मॉनसून का अता पता नहीं है, वो कभी भी जो है आ जाता है चला जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, अगर आपके पास पानी की सुविधा है, बहुत ज्यादा अच्छा पानी आपके पास अवेलेबल है, आपने ट्यूबवेल लगाने की सोची कि यार मैं रोज कब तक इससे बाल्टियां ढोऊंगा, अच्छा है, बेटर है कि मैं कुछ इसमें ट्यूबवेल लगा देता हूं, मैकेनिकल ट्यूबवेल लगा लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी चलाऊंगा और चल जाएगा। तो मैं गाड़ी इसलिए लेके आता हूं क्योंकि मेरे को पेट्रोल का इंतजाम है, मैं पेट्रोल इसलिए लेता हूं क्योंकि मेरे पास गाड़ी है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो मैं इरिगेशन फैसिलिटीज का और फायदा उठा सकता हूं, और इनसे मेरा बूस्ट मिल जाएगा, इनसे मेरा ताकत मिल जाएगी मेरी एग्रीकल्चर को, और ज्यादा मैं इरिगेशन कर पाऊंगा। आप देख सकते हैं यहां पे 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल, 4 फसल, 5 फसल, मतलब जब एक ही पीस ऑफ लैंड में, जब एक खेत के हिस्से में कई सारी आप क्रॉप्स करो तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग के क्या बेनिफिट्स, क्या रीजन, वो मैंने आपको बता दी है बेनिफिट्स, और वो सब आगे देखेंगे, वो सभी पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल था बच्चों, बिजली यानी कि इट ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इसने तो काया ही पलट दी इरिगेशन की। कैसे पलट दी, आपने लोगों को कुएं से पानी निकालते देखा होगा, कितना मैनुअल टास्क है, ऐसा भारी भरकम टास्क है, खींचते रहो, और बाल्टी के बाद टूट जाए, रस्सी टूट जाए तो पानी भी अंदर, बाल्टी भी अंदर, और कई बार हल्का आदमी तो वो भी कुएं के अंदर, अब वो भी चले जाते हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो ये तो अच्छा नहीं है। फिर धीरे धीरे जमाना बदला, पर्शियन व्हील मेथड आया, पर्शियन व्हील मेथड ऐसा गोल चक्का पानी लगा दिया, इसमें ये पानी भरने के लिए ये डब्बे हैं, ये जब भी नीचे जाएगा डब्बा भर के आएगा और पानी इसको निकाल लेते थे। उसके बाद एक लीवर मेथड भी आया था, गाय भैंस को ऐसा पास में रखा, काफी हाइट से जो है एक कुआं खोद लिया, गाय को ऐसा बांध दिया, गाय जैसे जैसे आगे चलती जाए पीछे से रस्सी जो खींचती जाए और बाल्टी में पानी भरा हुआ ऊपर आ जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी ने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता था, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ मेहनत नहीं लगती, शायद एक बटन दबाने का, पानी आने का। सो इलेक्ट्रिसिटी ने जो है इरिगेशन सिस्टम बदल दिया, बिकॉज अर्लियर लोग जो क्या करते थे, किसान पर्शियन मेथड यूज करते थे पानी निकालने के लिए, जो काफी एक लेबरस टास्क था, काफी हार्ड वर्किंग टास्क था, काफी मैनुअल टास्क था, जहां पे बहुत दमखम लगता है कि भाई पानी मतलब पहिया भी चलाओ, बैल रख लो, वो उसको घुमाओ फिराओ चलाओ, वो सब जो है होता था। बट व्हेन पीपल सॉ इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल, जब लोगों ने बिजली से चलती हुई ट्यूबवेल देखी, आपने अपने उत्तर प्रदेश में, आप अपने गांव में जरूर देखी होगी, मैं यूपी से हूं तो मैं वहां का ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगा, और आप लोग में से जो यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, एमपी से होंगे, राजस्थान से होंगे, उनको भी ये ट्यूबवेल समझ में आ रही होगी। तो ट्यूबवेल से क्या हुआ, दैट कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड एंड विद मोर एफिशिएंसी, यानी कि मोर इफेक्टिवली। रीजन ये है कि अब आपके पास बिजली है, ट्यूबवेल है, बटन दबाइए, पानी जितना मर्जी पाइए, अब कोई मेहनत नहीं है, तो आपको जो टाइम बच गया वो कुएं से पानी निकालने का, वो पर्शियन व्हील मेथड को ऑपरेट करने का, वो सब बच गया। अब आप अपनी खेती पे फोकस कीजिए और अपने को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आगे बढ़ाइए। तो शुरुआत में जो ट्यूबवेल थी, कुछ ट्यूबवेल तो सरकार ने लगा दी, दैट वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट,
बट जैसे जल्द जल्द जब देखा किसानों ने कि इसका बेनिफिट बहुत नजर आ रहा है, फिर किसानों ने खुद से इसको लगाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से जो कल्टीवेशन है, आपको देखेंगे पालमपुर में जो है 1970 तक 200 हेक्टेयर लैंड तक बढ़ गई, 200 हेक्टेयर जमीन तक पे क्रॉप होने लगी और क्रॉप की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ रहा होगा, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग एंजॉय नहीं कर रहे वो बता दीजिए, एंजॉय कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चैप्टर बहुत लाजवाब है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। क्या आप जानते हैं ऑल द विलेजेस इन इंडिया आर नॉट इक्वली इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन? क्या आप जानते हैं इस बात को कि हिंदुस्तान के हर राज्य में एक जैसी खेती नहीं हो पाती है, एक जैसी वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है? जानते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? आप अगर माउंटेन पे जाके खड़े होकर कहेंगे कि यहां भी उतनी ही कैपेसिटी है एग्रीकल्चर की जितनी कि उत्तर प्रदेश बिहार में, तो आप गलत कह रहे हैं। ये बात सत्य नहीं है और ये मानने लायक भी है। आप जाके वही चीज डेक्कन प्लेट्यू में बोलेंगे और बोलेंगे उतना ही एफिशिएंसी के साथ काम होता है, तो वहां भी नहीं है। 40% अराउंड कैपेसिटी ज्यादा आपको नजर आती है। तो हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग एग्रीकल्चर की जो है एबिलिटी है कि आप वहां से कितना कर सकते हैं। तो यहां पे इक्वालिटी तो नहीं है। बात करो रिवरिन प्लेन की, जहां से प्लेन से नदियां निकलती हैं, कोस्टल एरिया की बात करो, जो तटीय इलाके हैं, जो इंडिया के ये कोने के इलाके हैं, दे आर वेल इरिगेटेड, क्योंकि इनके आसपास पानी है। नदी है तो पानी है, समुद्र है तो पानी है। बट व्हाट अबाउट दी अदर्स? डेक्कन प्लेट्यू, जहां पे प्लेट्यूज हैं, पठार है, पहाड़ है, तो दैट हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन। अब वहां पे पानी नहीं है, तो रेंज का भी इतना कोई ज्यादा स्टोर कर नहीं सकते। ऊपर से वहां पर ऐसे ऐसे खाई सी हैं, उनमें पानी कभी जमा हो गया तो आपने ट्यूबवेल की तरह ऐसा वहां पे कुछ ऑपरेट करके लगा लिया। बट हार्ड रॉक है तो पानी का उतना जो है फ्लो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो लो लेवल ऑफ इरिगेशन ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया, अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड। 40% से भी कम हिस्सा जो है वो डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में इरिगेट हो पाता है। क्यों? बिकॉज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया, एमपी, छत्तीसगढ़, ये जो नीचे का एरिया है, डेक्कन पेनिनसुला वाला एरिया है, आप इसमें पाएंगे जो फार्मिंग है ना बच्चों, वो एग्रीकल्चर जो आप करने वाले हो वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, और रेनफॉल अपने आप पे डिपेंडेंट है, उसका कोई पता नहीं है। तो फिर ऐसे में एग्रीकल्चर कैसे करूं? तो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। आपको ऐसे काम, ऐसी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी जिससे कि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, साथ ही साथ जो आपकी डिपेंडेंसी ऑन द रेनफॉल वो भी मिनिमाइज हो सके, वो भी रिड्यूस हो सके। बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। मेरे पास जमीन फिक्स है, श्यामलाल भैया ने बोल दिया अब तुम्हारी हिम्मत है तो इससे प्रोडक्शन जो वो क्या करके दिखा दो, इंक्रीज करके दिखा दो, प्रोडक्शन इंक्रीज करके दिखा दो। अब बात क्योंकि हमारी थी तो हमें इंक्रीज करके दिखानी थी, क्योंकि बात इज्जत पे आ गई है। अब मैंने उनको बोला कि क्यों ना हम इस पर मल्टीपल क्रॉपिंग कर लें। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब आपकी जो ये फील्ड है इसमें अलग अलग क्रॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं अलग अलग क्रॉप करना चाहता हूं। बोले ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और मैं नए आधुनिक तरीके भी अपनाऊंगा जिससे कि मैं इसी जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकूं, इसी जमीन से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाऊं। श्यामलाल भैया मेरे मुंह की तरफ देख रहे, अच्छा हमको समझा रही है तो समझा रही है तो समझिए। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, अगर आपको एक ही क्रॉप लेनी है तो फिर तो आप पीछे जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए, क्योंकि नए जमाने की आपको जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट टू ग्रो मोर क्रॉप्स, लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग अगर आपको करनी है ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक ही जमीन पे करनी है, सेम एक साल में करनी है, क्योंकि एक साल तो एक साल है, आपके लिए क्या मेरे लिए क्या, इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर आप एक ही साल में एक ही जमीन के हिस्से पर कई अलग अलग क्रॉप करते हैं तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। श्यामलाल भैया को यह बात बहुत अच्छी लगी कि मल्टीपल क्रॉपिंग मुझे समझ में आ गया, मल्टीपल मतलब बहुत सारी, क्रॉपिंग मतलब फसल। सो इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये सबसे अच्छा तरीका है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, क्योंकि हर साल आप कई सारी फसल करोगे तो सबको कर पाओगे, सबकी धीरे धीरे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते हो जब कोई इंसान एक ही काम करे, एक जमीन पर एक ही खेती करोगे, तो मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का एक टर्म पीरियड है, आपने वही की, तो उसके बाद क्या, फिर आप बैठ के देखोगे कि अगले साल मैं तो गेहूं ही करूंगा और गेहूं के आने का वेट करूंगा, गेहूं बोए, गेहूं काटे, खत्म, अगले साल फिर बोऊंगा, काटूंगा। तो आप अपना बेवकूफ का ना काम कर रहे हैं। किसान का काम तो इससे ज्यादा और मेहनती है। क्या मेहनती है? श्यामलाल भैया ने पूछा क्या कर सकता हूं मैं बोला भाई गेहूं के बाद कुछ उगाओ, उसके बाद भी कुछ उगाओ, समय समय पर आप प्रोडक्शन को रोटेट करते रहो। आप बैठ के इंतजार मत करो कि गेहूं कब पकेंगे, गेहूं को काटूंगा, गेहूं को बेचूंगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सो मल्टीपल क्रॉपिंग एक कॉमन मेथड है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का। टिल द मिड 1960s द सीड्स, जो कल्टीवेशन के टाइम पे जो फसल आप बोते थे, जो उसके लिए बीज लाते थे, दे वर ट्रेडिशनल, वो बहुत पुराने जमाने के थे। पुराने जमाने के मतलब वही, ज्यादा प्रोडक्शन मैं दूंगा नहीं, मुझे पानी की भी जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास पोटेंशियल नहीं है कि मैं आपके लिए अच्छी प्रोडक्शन कर पाऊं, वो ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे। ट्रेडिशनल वन
विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। लो यील्ड्स का मतलब है यहां पे बच्चों प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना ले रहे हो? पुराने बीज, पुरानी सोच, पुरानी परंपरा, पुराने मॉडर्न मतलब पुराने मेथड्स जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग मेथड्स, नए की क्या होल्ड करेंगे? पुराने तरीके तो पुरानी कैपेसिटी देंगे, तो जो पुराने बीज थे उनकी जो कैपेसिटी थी वो भी लो थी एज कंपेयर टू द मॉडर्न फार्मिंग मेथोडोलॉजी या फिर HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, क्योंकि ट्रेडिशनल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में बहुत फर्क है। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे दे नीड्स लेस इरिगेशन, क्योंकि पुराने हैं तो ज्यादा खर्च क्यों करूंगा मैं अपने दिमाग को, बीज भी कह रहा आराम से बैठूंगा भाई, किसान तुझे जितनी मेहनत करनी है कर ले, मैं यही हूं, मैं नहीं हिलने वाला। नाउ द फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। अब क्योंकि हमें जब हम फसल करते हैं तो कीड़े लगने की टेंशन रहती है दवाई में, भाई मतलब कीड़े लगने की फसल की टेंशन रहती है, तो फिर हम दवाइयां खोजते हैं जगह जगह, दवाई मिल जाए पेड़ पे छिड़क दूं, कीड़ा ना खाए, मेरी फसल बच जाए, हे भगवान अच्छी दवाई मिल जाए, सस्ती मिल जाए। उस टाइम किसान में कुछ ऐसा साधन नहीं था, तो किसान ने क्या किया, और एक खाद चाहिए, गोबर है, उसी को कहीं ना कहीं छिड़क देते थे। कुछ नेचुरल तरीके बना लिए कि मान लो कोई आयुर्वेदिक दवा बना ली खुद से ही, तो वो तरीके कर लिए, वो काम ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कीड़ों ने जब देखा अच्छा यही दवाई इसके पास, इससे तो हम बेहोशी नहीं हो रहे, खाओ उस फसलों को, तो धीरे धीरे फसल जो है वो डाउन होने लगी। तो किसान के पास चारा नहीं था उस चीज के साथ कंटिन्यू करने का। तो किसान ने क्या डिसाइड किया, किसान ने डिसाइड किया कि भाई कोई और तरीका हो तो मुझे बताओ। तो तरीका निकल के आया भाई साहब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का मतलब जो आप देख रहे हैं ये सबका यूटिलाइजेशन है। फर्टिलाइजर्स भी खूब लगेंगे, पेस्टिसाइड्स भी खूब लगेंगे, बिजली की भी जरूरत पड़ेगी, पंप भी लगेंगे, कैनाल से भी पानी आएगा, डीजल भी लग सकता है, कोई जनरेटर ट्यूबवेल है तो कोई ट्रैक्टर भी चलेगा। HYV सीड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड का, इसकी शुरुआत ही इससे हुई थी। ये सब चीजें रहेंगी तो ही आप कह सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड चल रहे हैं। बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड की शुरुआत की, तो एक कहानी शुरू हुई थी 1960 के दशक में, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। भारत में इसको लाने वाले श्रीमान MS स्वामीनाथन है। सो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं या ग्रीन रेवोल्यूशन का जिन्होंने लीड किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन को जिन्होंने चलाया था, ही वॉज MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने ही आपको आधुनिक तरीके बताए कि हम फसल को पुराने तरीके से छोड़ के अगर नए मॉडर्न तरीके से करते हैं, नई अप्रोच के साथ करते हैं, नए इनपुट्स के साथ करते हैं, लाइक बेटर फर्टिलाइजर्स, बेटर पेस्टिसाइड्स और ट्रैक्टर, जनरेटर, इन सब का यूज करते हैं, तो हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात तो पूरे हिंदुस्तान को बताई गई थी, बट इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि श्यामलाल ने बोला कि भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा भैया जो कांति लाल है या जो मेरा बेटा है, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग इस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। तो जो उन किसानों के पास पैसा था, जिन किसानों के पास एजुकेशन थी, या फिर जो इन चीजों को एक्सेस कर पाए कि भाई हाँ मैं इस चीज को पैसों से खरीद कर ये टेक्नोलॉजी को अपने खेत में लगाना चाहूंगा, उन लोगों के लिए तो ये चीज जो है बड़ी वरदान के तौर पे, मतलब पूरे एकदम उनके लिए तो आशीर्वाद के रूप में चली। बाकियों को चीजें उतना फायदा नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इट इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग HYV ऑफ सीड्स। इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारतीय किसानों को बताया, इंडियन फार्मर को बताया कि आप जो है HYV सीड्स अपने घर ले जाओ और इससे जाकर अब गेहूं उगाना, अब चावल उगाना और रिजल्ट हमें बताना। जब किसानों ने देखा कि भाई जो हमारे पुराने बीज थे कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, HYV सीड्स प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। सारे किसान जो है जिनको इसका फायदा मिला, जिनको इसको समझ में आया, जिन्होंने ये बीज लिए, वो गए और बताते हैं कि साहब अद्भुत, हम तो शॉक हो गए एकदम, क्या रिजल्ट है, बेहतरीन। कहां तो 100 टन निकालना मुश्किल हो रहा था, आज तो हजार टन तक गेहूं निकल रहा है, चावल निकल रहा है। तो स्वामीनाथन बोला था ना चलेगा चलेगा, तो बोले यस चला है। ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड में जब HYV सीड्स का यूज किया गया तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो खेत से आने वाला गेहूं और चावल है उसकी, तो भाई साहब प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। पर इसके साथ कुछ इश्यूज भी रहे हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। इसके कुछ देखिए, हर नई चीज का बेनिफिट और नुकसान दोनों होता है, कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी भी नहीं है। मिड टर्म में यूज किया, बट इंसान तो क्या करे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड फुलफिल करनी है। सो HYV सीड्स दैट नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। सबसे पहली बात, जो पुराने बीज थे, जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, उनको पानी चाहिए बहुत कम, तो कभी बारिश नहीं आई तो सेटल हो गया मामला। बट इनको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, पानी भर भर के चाहिए। अब पानी आए कहां भैया, हमारी क्रॉप तो किस पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे। तो इसीलिए इसमें एक यूनिट और है कि उसका काम है भाई साहब इरिगेशन फैसिलिटीज, वो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। तो आप इन सीड्स को, इस ग्रीन रेवोल्यूशन को तभी सक्सेसफुल करा पाएंगे व्हेन यू हैव ये सारे इनपुट्स जो भी है, मतलब जनरेटर,
सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड, ये सब है। सो बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत पेस्टिसाइड चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, तब जाके ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जस्ट लाइक एक बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, तो भाई साहब मतलब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वो पूछता है कि सर मेरे कहां गलती है, मतलब मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं। सो बच्चों गलती है कि भाई आप जो है पढ़ तो रहे हैं पर अच्छा नहीं पढ़ रहे होंगे, शायद तब कमी है, या फिर आपके मतलब गलतियां वहां पे जाके एग्जाम में आप कटिंग बहुत करते हैं, टेंशन में आ जाते होंगे, है ना, या फिर मान लो आपके शरीर में ही मतलब याददाश्त ही नहीं रह पाती होगी। तो बहुत सारे तरीके, जब आप पूरी तरीके से परफेक्ट होते हैं, मान लो आपके पास अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको पढ़ने के लिए ट्यूशन कोचिंग मिल रही है, आपको अच्छे माइंड के साथ सोया जाता है, भाई टेंशन फ्री होकर करते हो, चीजें समझ में आती हैं, तभी तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन में कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? HYV सीड्स, हाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई केमिकल पेस्टिसाइड्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, ये सब चीजें चाहिए। सो हायर यील्ड्स और जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा। तो एक अच्छी फसल के लिए अच्छे इनपुट चाहिए, अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो इनपुट्स ट्रैक्टर का हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स का हो, चाहे वो पेस्टिसाइड का हो, चाहे वो नॉलेज का क्यों ना हो। इंसान को पूरा, अगर ये पूरा पैकेज मिलता है तो ही आप जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का रियल बेनिफिट उठा पाएंगे। अब आप सोचिए हिंदुस्तान में कितने ऐसे राज्य थे उस समय 1960s में जिनको इतनी सब चीजें मिल रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में जितना पैसा पहले होगा, आज से 10 साल पहले, और 10 साल पहले जो पैसा था वो 20 साल पहले और होगा। धीरे धीरे चीजों ने इवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे चीजों ने डेवलप करना स्टार्ट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो सही, बट हमारे यहाँ के लोगों के पास वो रिसोर्स भी तो होने चाहिए थे जिसे वो अडॉप्ट कर पाए। सो ये एक रीजन है कि इसका फेल होने का। सो जो फार्मर्स ऑफ पंजाब के जो लोग थे, हरियाणा के जो लोग थे, जो वेस्टर्न यूपी के लोग थे, यही वो मेन लोग थे जिनको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। सो दे वर द फर्स्ट who tried out the modern farming methods in India। अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी इलाके में मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अगर इंट्रोड्यूस किया गया, वो चले हैं, तो वो है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जब इन्होंने इन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वाटर को यूज किया, इन रिटर्न उन्हें क्या मिला? दे वर रिवॉर्डेड। उन्हें इनाम के रूप में अच्छी अच्छी प्रोडक्शन मिली। गेहूं की मात्रा, गेहूं की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो किसान है बहुत खुश हुआ कि भाई ये तो बहुत सॉलिड चीज है। इसीलिए आज आप देखोगे इन इलाकों में आपको फार्मर जो बड़ा रिच सा लगता है कि BMW भी, अरे यार किसान गरीब कैसे हो सकता है, यहां तो BMW भी है। किसान गरीब तो नहीं हो सकता, बट किसान के पास उन चीजों की, बेसिक एमिनिटीज की कमी है जो पूरे इंडिया में इक्वली उनको एक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेस में? क्योंकि भाई उनके पास वो रिसोर्स पहले से ही नहीं थे। तो जिसके पास सुविधाएं थी उसने मौका फायदा उठाया, जिसके पास सुविधाएं नहीं थी उसने फायदा नहीं उठाया। फार्मर का मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया में सब फार्मर के पास BMW है। तो जिन एरियाओं के हैं, जिनके पास बेनिफिट है, वो ये एरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पालमपुर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गांव की, पालमपुर की, और पालमपुर में ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा हमें तो ये जानना है। तो भैया से पूछ लेते हैं। ये इंपैक्ट पड़ा कि 1300 किलो जो गेहूं अगर मान लीजिए पहले उगता था, आज वो 3200 किलो उग रहा है। क्या चाहिए और क्या चाहिए बताइए? 1300 से दुगने से भी ज्यादा का हो गया, 2.5 गुना करीब हो गया। 1300 से 3200 किलो जो है गेहूं उगना शुरू हो गया। तो लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। व्हीट की प्रोडक्शन में तो भाई साहब गजब की इंक्रीमेंट देखने को मिली। 1300 से 3200 हुआ क्या रिजल्टेंट? मोर सरप्लस। भाई पहले मेरे फैमिली में 50 टन जो है वो गेहूं खाया जाता था, तो मेरी फैमिली के पेट थोड़ी बढ़ गए ग्रीन रेवोल्यूशन से। हम भूखे थोड़ी हो गए कि भाई साहब अब टूट हो गए, हमारे को तो पेट बढ़ गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारा जो पेट है ना वो फट के सब 500 किलो तक खा सकता है। ऐसा भी नहीं हो सकता। आपका पेट जो है वो उतना ही है, आपकी जो कैपेसिटी है, यूटिलाइजिंग कैपेसिटी है, वो भी 50 टन की है। तो भाई साहब एक बात बता दो, ये जो बचा हुआ 31-50 है, इसको क्या करोगे? इसको करोगे आप मार्केट में बेचोगे। पहले भी तो बेच रहे थे 150 टन, अब बेच देंगे। और टेंशन क्या है? टेंशन क्या भाई साहब? अब फिर बेच देंगे। जब जितना ज्यादा माल बेचोगे तो इनकम भी उतनी कमाओगे, इनकम उतनी कमाओगे तो स्टाइल से जियोगे, स्टैंडर्ड बना के जियोगे, अच्छी सोसाइटी में बैठोगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाओगे। तो इस तरीके से पालमपुर में आपने देखा कि क्या इंपैक्ट पड़ा बच्चों। इंपैक्ट ये पड़ा कि जब प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो सरप्लस ज्यादा क्रिएट हुआ, जब सरप्लस ज्यादा क्रिएट होगा इनकम भी ज्यादा क्रिएट हो गई। मजा आ गया, एक दूसरे से चीजें कनेक्ट है, अगर एक बढ़ती है तो दूसरा भी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं विल द लैंड सस्टेन। तो बात यह है कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन चिल्ला रहे हैं सर, जब से मैं देख रहा हूं आपने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, अपने क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग सब कर दिया। माय क्वेश्चन इज विल द लैंड सस्टेन? क्या इस तरीके से अगर आप फार्मिंग करते रहे,
आज तो आप 3200 से 6400 कर दीजिए, आप 10,000 किलो कर दीजिए, पर क्या ये प्रोडक्शन ऐसे ही बनी रहेगी लाइफ टाइम? क्या अर्थ को, क्या लैंड को कोई नुकसान नहीं होने वाला है? तो देखते हैं। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, मैंने लैंड को पैदा नहीं किया है, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। सो व्हाइल यूजिंग इट, जब हम इसे इस्तेमाल करें, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? भाई मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद धरती यहीं रहेगी, मेरे आने वाले बच्चों के लिए धरती की कैपेसिटी रहनी तो चाहिए। पता चले कल को धरती कह रही है मैं तो नहीं भाई साहब अपने ऊपर उगाऊं ये फसल, मैं तो कोनी बेचूं ये फसल, मैं तो कोनी दूं तेरे को उगा के, तो भाई साहब क्या होगा? तो साइंटिफिक रिपोर्ट ये कहती है कि भाई साहब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जो HYV सीड्स है, हाई केमिकल है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इनका जो ओवर यूज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ओवर यूज? तो पहले तो यही समझ लीजिए क्यों किया जा रहा है भाई साहब। ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का जो ओवर यूटिलाइजेशन है, इसका तो एक सॉलिड रीजन तो यही है। ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, यानी कि पेस्टिसाइड्स का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज, वाटर का यूज, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई मोर प्रोडक्शन करनी है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन करनी है। बट क्वेश्चन इज कि मोर प्रोडक्शन करके कहां जाओगे? इस पैसा को कमाने के लिए कर रहे हैं क्या? मोर प्रोडक्शन इसलिए करनी है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई बच्चों? मोर है। उनकी डिमांड को मीट करने के लिए, इनकी डिमांड को मीट करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। तो इसकी वजह से, क्योंकि आज तो आप जो है, आज तो आपने कह दिया कि हमने 13 kg से 32 kg हमने बना दिया, तो ये कोई आसानी से थोड़ी बना होगा। एक इंसान अगर 8 घंटे काम करता, आपने बोला चमत्कार कर दिया साहब रामलाल, आपने 18 घंटे काम किया, तो 8 घंटे उसके शरीर पर स्ट्रेस कितना आया होगा, उसमें बोझ कितना पड़ा होगा। सेम धरती पर भी यही है। 1300 किलो उगाने वाली गेहूं को आज आप 3200 किलो उगवा रहे हो, इसका मतलब आपने जो मेथड यूज किए हैं वो ओवर यूज किए हैं, एंड दैट अफेक्ट द नेचुरल रिसोर्स। वो अफेक्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्स को, जमीन पे प्रेशर आएगा, जमीन हो सकता है अपनी फर्टिलिटी रिड्यूस करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से आपके जो आप खाना खाओगे उससे आपको स्किन कैंसर हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए। आज की डेट में तमाम समस्या तो इसी कारणों से हो रही है। इसीलिए एक नया मेथड चल के आ रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब वो पता नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपको क्या पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? सो वो सब जो है यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, देयर आर मेनी एरियाज लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। हमारे हिंदुस्तान में जब ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, जिन जिन इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया, तो एक प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। भाई सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है क्योंकि आप जबड़े से खींचकर खाना लेके आ रहे हो अर्थ के, मतलब धरती के, लैंड के। सो ड्यू टू हैवी यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जब आपने हद से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर कर लिया, आज तो आपने इनकम कमा ली, बट लैंड कल अपनी इज्जत, अपनी जो फर्टिलिटी है उसको खो रही है। भाई मैं तो नहीं कर सकती। सो कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल। पानी ज्यादा यूज कर रहे, पानी की फर्टिलिटी डाउन, मतलब पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। सॉइल यूज करी, सॉइल की फर्टिलिटी चाहिए। किसी भी अर्थ के लिए एक इज्जत वाली बात, एक लैंड के लिए एक इज्जत वाली बात, सम्मान वाली बात यह कि आप कितने प्रोडक्टिव हो। अर्थ से आप पूछोगे आपकी वैल्यू क्या है, तो वो लेकिन मैं बहुत प्रोडक्टिव हूं, समझ रहे हो? किसी भी लैंड की अगर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है तो उसके लिए बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है, क्योंकि जिन लैंड पर, जिन इलाकों में फसल अच्छी नहीं होती ना, उन्हें लोग देखते तक नहीं है। वहां पे लोग रास्ते बना लेते हैं, वहां पे लोग जानवर अपने भैंस गाय चराते हैं, फसल नहीं करते हैं। तो एक लैंड के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल वाली बात हो जाती है कि यू आर सो प्रोडक्टिव, और आपके लिए बहुत जरूरी है, बट आप रहने कहां देंगे अगर यही सब चलता रहा। सो नाउ नेक्स्ट इज हाउ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज होते हैं। दीज आर दी 4 फैक्टर्स। फार्मिंग जो है पालमपुर में मेन एक्टिविटी है, कैसे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, उससे किसान की क्या ग्रोथ होती है, और उसका इंपैक्ट जो अगर हम इन टर्म्स ऑफ पालमपुर के उसमें देखें तो कैसे हुआ, 1300 से 32 kg हो जाता है, तो पालमपुर में भी अच्छा है। बट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इश्यूज विद द ग्रीन रेवोल्यूशन जो वहां पर फेस हमें करने पड़ रहे हैं, आगे भी करेंगे। उनमें से एक है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, वाटर लेवल का जो डिप्लीशन हो जाना, तमाम बीमारी, स्किन कैंसर और इन सब का भी जो बर्दाश्त होना, ये सब इसी का ही पार्ट है। अब बात यह कि पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में जो जमीन है वो कैसे बटी हुई है, ये भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ना इस कॉन्सेप्ट, स्टोरी के थ्रू कॉन्सेप्ट समझने। आप सडनली देखोगे कॉन्सेप्ट पढ़ते एकदम से स्टोरी आ गई, तो स्टोरी एकदम से नहीं आई है, स्टोरी को हम रिलेट कर करके पढ़ रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक गांव के थ्रू। अगर हम डायरेक्ट पढ़ते तो कोई सर पैर नहीं है, फिर समझना बहुत मुश्किल होता। तो पालमपुर की बात करते हैं, पालमपुर में जमीन कैसे बटी हुई, क्योंकि किसान है, फार्मिंग है, तो उनके बीच में जमीन बटी होगी। 450 फैमिलीज है, ये तो हम जानते हैं। देयर आर 450 फैमिलीज, ये हम जानते हैं।
450 की बात करें तो 150 फैमिलीज है जिनके पास कोई जमीन नहीं है। 150 फैमिलीज है मतलब कि बिल्कुल गरीब है, जिनके पास नो लैंड, कोई जमीन ही नहीं है, ठीक है, कोई जमीन नहीं है। 240 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, मतलब मान लो जिनके पास 2 बीघा या 2 हेक्टेयर मान लो, ऐसे कॉमन मान लो कि जिनके पास 2 जमीन है, बस इनके पास एक भी जमीन नहीं, इनके पास 2 जमीन है। और ऐसे 60 फैमिलीज हैं, ये बड़े पैसे वाले लोग हैं जिनके पास 2 से ज्यादा जमीन है। ऐसी भी कुछ फैमिलीज हैं, कुछ एक और फैमिलीज भी है जिनके पास 10 से भी ज्यादा जमीन है। तो मतलब इसके आगे तो सब रिच है। ऐसी फैमिलीज की संख्या जो वो कम है, ऐसी फैमिलीज की संख्या सबसे ज्यादा जो मिड में आती है, जिनके पास ठीक ठीक हिसाब है। और ऐसे तो बिल्कुल ही खत्म है जिनके पास कुछ नहीं है, उनका नंबर ज्यादा है पर उनके पास जमीन कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर। भाई एक बात बताइए, 450 फैमिलीज हैं, जिनके पास भी जमीनें हैं, जिनके पास भी जमीनें हैं, 240 फैमिलीज एंड 60 फैमिली, 300 फैमिलीज के पास जमीन तो है, उनको करेगा कौन? हु विल प्रोवाइड लेबर, कौन प्रोवाइड करेगा लेबर? सो हम ये जानते हैं कि फार्मिंग इस एक्टिविटी जो है किसकी, पालमपुर की मेन एक्टिविटी है, राइट। पालमपुर की मेन एक्टिविटी है जो है फार्मिंग। फार्मिंग को करना एक हार्ड वर्क है, फार्मिंग को ऐसे मजाक चुटकी बजा के नहीं होती है, इट्स एन हार्ड वर्क। उस हार्ड वर्क के लिए क्या चाहिए? रिक्वायर्स लेबर। और इस फार्मिंग का जो हार्ड वर्क है, इसको जो हम टफ काम करें, इसके लिए एक लेबर चाहिए। लेबर 2 तरह की हो सकती है। लेबर के लिए आप समझ लीजिए स्मॉल फार्मर या मीडियम एंड लार्ज फार्मर। गांव में 2 तरह के किसान है, एक तो गरीब किसान है, स्मॉल फार्मर है, छोटे किसान है, एक मीडियम और लार्ज फार्मर है। उनमें सुनिए, जो स्मॉल फार्मर है जिनकी जमीन ही 2 हेक्टेयर से कम है, तो वो अपने फैमिली मेंबर के थ्रू कर लेते हैं, उन्हें लेबर लाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 बीघा जमीन के लिए क्या लोगों को बाहर से किराए और भाड़े पर लेना। वहीं जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, 2 बीघा से ज्यादा, 10 हेक्टेयर से ज्यादा, उन लोगों को लेबर हायर करने पड़ते हैं। गांव में आपने देखा होगा लोग लेबर हायर करते हैं जनरली, लोगों की आदत है, भाई इतने बड़े खेत को कैसे करेगा, मर जाएगा करते करते। सो बड़े किसान, बड़ी जमीन पर आपको लेबर की जरूरत पड़ती है, स्मॉल फार्मिंग में जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, हु विल प्रोवाइड लेबर। लेबर कहां से आएगा? भाई ये तो आपने जमीन बताई है, लेबर नहीं बताया, तो लेबर की समझेंगे। फार्म में जो लेबर है वो कहां से आते हैं? वो 2 जगह से आते हैं। काम की जरूरत उस व्यक्ति को होती है जिसके पास काम की कमी हो या जिसके पास गरीबी हो, ठीक है। सो फार्म आएंगे लैंडलेस फैमिली से, जिन फैमिली के पास जमीन ही नहीं है, तो अपना गुजारा कैसे करेंगे? गांव में हमें रहना, हम शहर तो कैसे रहेंगे? अरे जब पैसा ही नहीं है तो शहर कैसे जाएंगे? तो हम गांव ही जो है जिंदगी बिताना भारी हो रहा है, तो हम यहाँ कैसे करें? सो यहां पर जो लैंडलेस फैमिलीज हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, वो दूसरे की जमीन में काम करेंगे, बदले में पैसा मिलेगा। दूसरा क्या है? स्मॉल प्लॉट ओनर्स, जिनके पास कम जमीन है। अब भाई हमारे घर में मान लो 10 लोग हैं, अब हम 2 मिलकर जमीन को कर सकते हैं, बाकी क्या, हट जाओ काम करके आओ बाहर से, कमाई तो होगी, घर का खर्चा तो चलाना ही है। So unlike farmers, farm laborers do not have a right over the grown crops. अब जिसकी जमीन है उसकी फसल है, आप तो काम करने आए हैं, आपको काम करने के बदले पैसा मिलेंगे, आप जाइए। सो जब मैं किसी के यहाँ काम करने जाता हूं तो वो खेत मेरा नहीं है, उसके होने वाली फसल मेरी नहीं है, मेरा काम सिर्फ उस फसल को उगाना, काटना और उस मालिक के हैंडओवर कर देना है, बस। मुझे बदले में पैसा मिलता है, तो मेरा कोई राइट नहीं है। दे गेट वेजेस फॉर देयर वर्क, मुझे मेरे काम के बदले के तनख्वाह मिलेगी, मुझे क्या करना? अरे मुझसे ज्यादा टेंशन उस मालिक को होगी, क्योंकि उसकी फसल है, वो तो मुझको पैसे दे देगा, अपन को तो अपना पैसा मांगता है, अपने को पैसा मिल गया। बट किसान का जो रियल ओनर है उसको टेंशन रहती है। अब जो मुझे वो पैसे देगा वो 2 रूप में मिल सकता है, कैश और क्रॉप। क्रॉप का मतलब कॉमोडिटीज, पैसा नहीं है, कह देगा 1 बोरी गेहूं ले जा, 2 बोरी चावल ले जा, भाई कुछ और ले जा। पैसे नहीं है, या तो आप मुझे पैसे दोगे या कोई सामान दोगे। और जब पैसे की बात करूं तो वो वेरी करता है, दैट वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अदर। मान लीजिए मैं अपने गांव में काम करता हूं, मुझे कम पैसे मिलते हैं, दूर से गांव में जाके काम करता हूं, ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इलाके से इलाके पर भी तनख्वाह फर्क करती है, क्रॉप टू क्रॉप भी करती है। अब आपको पता है गेहूं अब आप कर रहे हो तो आपको ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसमें उसकी बचत है। अब आप कर रहे हो बाजरा, बाजरे में उसको मिलना नहीं, मुझे क्या देगा? क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करता है। आप मान लो कर रहे हो लीची, लीची में तो बहुत फर्क है, और आप कर रहे हो ऐसा केला हमारा देसी, फर्क क्रॉप टू क्रॉप। नेक्स्ट इज फार्म टू फार्म, भाई एक खेत में ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो वो अपने उसी हिसाब से तनख्वाह देता है। अब किसी के फार्म की प्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म है तो वो क्या ही देगा हमें, काम करवा ले, वही बहुत बड़ी बात है। एक्टिविटी टू एक्टिविटी, काम क्या है भाई, किसी को तो बोते टाइम पैसा ज्यादा मिलता है, किसी को काटते टाइम ज्यादा मिलता है, तो डिपेंड करता है क्या काम आप खेत में कर रहे हैं। अगर आप केवल निगरानी का काम कर रहे हैं खेत में फसल देखने का, तो आप उम्मीद मत कीजिए कि आपको जो है वो ज्यादा पैसे मिले, ठीक है बच्चों। ऐसे में ज्यादा पैसे नहीं मिलते जब आप सिर्फ ऐसे काम करें, खाली काम करें। सो इवन दैट ड्यूरेशन ऑल्सो वेरीज,
ड्यूरेशन भी बदलती है। क्यों बदलती है? अरे कोई 4 घंटे काम कराएगा, जिसके बाद 4 घंटे की जरूरत होगी, किसी को 10 घंटे की जरूरत होगी 10 घंटे कराएगा, किसी को ऐसे 1 घंटे की जरूरत होगी दिन में 1 घंटे कराएगा। होता है ना भाई, 1 घंटे के लिए आ जाना, काम कर जाना। फॉर एग्जाम्पल डाला एक छोटी सी लैंडलेस फार्म लेबरर है, एक छोटी बिना जमीन के किसान है भाई साहब, हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, जो पालमपुर में दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं, मतलब आज काम आज पैसा, कल काम कल पैसा, डेली कमाओ डेली अपना काम करो। सो डाला को जो है वो क्या मिलता है बच्चों? डाला को मिलता है 160 रुपए पर डे के हिसाब से। 160 रुपए आज काम किया, 160 रुपए। सरकार ने क्या कह रखा है कि भैया 300 रुपए पर डे मिलेगा। भाई ये तो अन्याय है। आप लोग भी सोच रहे हो कि सर सरकार ने बोला है तो सरकार को कुछ करना चाहिए। अरे इतने छोटे किसानों की कहीं इतनी निगरानी नहीं होती। ये लोग गांव में ऐसे ही गरीब किसानों को हरेस करते हैं, जो सेठ लोग होते हैं। तो ये जो है 160 पे काम करने के लिए इसलिए रेडी है बिकॉज बच्चों गांव में ना बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत लोग हैं, वो इंतजार बैठे हैं कि भाई हमें काम मिल जाए। अब डाला अगर इस काम को छोड़ दे तो कोई और आके कर लेगा, तो डाला तो 160 से भी गई, और अगर कोई और आके कर लेगा तो डाला का क्या फायदा है? तो इसलिए डाला जो है इस पैसे पे तैयार है काम करने को, और डाला जैसे कई सारे लोग हैं जो इस पैसे पे काम करने को तैयार हैं। सो देयर इज अ हैवी कंपटीशन ऑफ वर्क, बहुत लोग हैं काम करने को अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। पालमपुर में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, आपने देखा ये 150 फैमिली तो वही है, लैंडलेस है, तो डाला जाए तो और कोई आ जाएगा। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। लोगों के पास चारा नहीं है, इसलिए वो बेचारा जो है लोगों को जो है परेशान कर रहा है। एक आदमी छोटी कमाई देता है, 300 रुपये सरकार ने बोले हैं, 160 देता है, और ये भी दे ना दे कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। पैसे की जरूरत फार्मिंग में कैसे पड़ती है, क्या पड़ती है, कैसे करते हैं लोग फार्मिंग में मैनेज, कैसे पालमपुर के लोग करते हैं, वही हमें देखना है। अब फार्मिंग के करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा अगर गरीब किसान पे ना हो तो वो करता है उसे बोरो। जिसके पास 2 हेक्टेयर तक है उसको जमीन तो करनी है, अब उसका पैसा नहीं है इतना, तो कम जमीन है तो क्या ही करेगा, वो बोरो करेगा। बोरो किससे करेगा? अपने गांव के बड़े बड़े जमींदारों से बोरो करेगा, अपने गांव के मनी लैंडर से बोरो करेगा, बड़े किसानों से बोरो करेगा, व्यापारियों से किराया मतलब ऐसा उधार लेगा, ये सब लेगा। और इन सब में एक इशू वो फेस करेगा, क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बहुत हाई मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? आप सभी को पता होगा कि ये सारे लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट है, इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। इनफॉर्मल मतलब जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं पता, कोलेट्रल का नहीं पता, कुछ फिक्स नहीं है। यहां पे कोई देखने को सरकारी बैंक नहीं है ये कि जहां पर, या प्राइवेट बैंक जहां पर कुछ निगरानी हो कि भाई आप गलत कर रहे हो। यहां ये लूटते हैं गरीब किसानों को, गांव में ये लूटते हैं, ये सब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हैं। बात करें स्टोरी ऑफ सविता, सविता दीदी क्या कहती हैं? जो सविता स्टोरी की बात करें तो ही प्लान्स टू कल्टीवेट, वो प्लान करती है कि मैं अपनी 1 हेक्टेयर जमीन को बोऊंगी, इस बार मैं अपनी 1 हेक्टेयर लैंड पे जो है फसल करूंगी। जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि मैं 1 हेक्टेयर पे फसल करूंगी, तो उनको लगा कि भाई इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सीड्स चाहिए होंगे, फर्टिलाइजर चाहिए होंगे, कैश चाहिए होगा। तो मैंने पूछा सविता दीदी आपको कैश क्यों चाहिए, आपको फर्टिलाइजर वगैरह ये सब मिलेगा? तो बोली कि ओगी सर मुझे इस फर्टिलाइजर के अलावा पानी भी खरीदना है, मेरे कुछ टूल मशीनरी है वो खराब होगी, उन्हें रिपेयर कराना है, और भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपका खर्चा कितना है? उन्होंने बोला मेरा खर्चा 3000 है। 3000 एक ऐसे किसान के लिए जिसकी जमीन 1 हेक्टेयर हो, जिसे पता नहीं है कल उसकी फसल सक्सेसफुल रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा नहीं होगा ये नहीं पता। सो शी बोरोड फ्रॉम तेजपाल, उन्होंने तेजपाल से किराए पे जो है उधार जो है 3000 रुपए ले लिए। यही सोच के किए थे कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अपना चल रहा है। तो तेजपाल भी एक बड़ा ही देख रहे हैं चश्मा टाइप आदमी है। तेजपाल ने लोन तो दिया, और लोन क्या शर्त पे दिया कि 24% ब्याज लूंगा 4 महीने के लिए। सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक होता तो शायद ये ब्याज 6-7-8% पे होती। साथ ही साथ उससे प्रॉमिस करवाया कि तू मेरे खेत पे भी काम करेगी ड्यूरिंग हार्वेस्ट, और पैसा मैं दूंगा 100 रुपए पर डे। मतलब सोचो सरकार 300 कह रही है, ये 100 रुपए पे जा रहा है। कितना तगड़ा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तेजपाल यहाँ पे। अरे तेजपाल क्या बात है रे, काहे टेंशन कर रहे हो? अब तेजपाल जी का पेट देख के आपको पता लग सकता है कि किस प्रकार इन्होंने हिसाब बनाया होगा। नाउ नेक्स्ट इज सिचुएशन ऑफ लार्ज लैंड फार्मर्स। तो ये तो थी गरीब किसानों की कहानी, जहां पर वो लार्ज लैंड फार्मर्स मनी लेंडर्स ट्रेडर से पैसा बोरो करते थे एट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन वो सडनली एक्सप्लॉइट होना अपना शुरुआत कर लेते हैं। बड़े जमींदारों का क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, छोटे फार्मर के मुकाबले मीडियम और जो लार्ज फार्मर है दे हैव देयर ओन सेविंग्स। हर साल उनकी अच्छी फसल होती है। गेहूं 1300 से 3200 किलो हो रहा है, आप जानते ही हो। 1300 से जो 3200 किलो गेहूं हो रहा है, तो इसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो किसानों को मिलेगा, और ये बेनिफिट कुछ पैसे के रूप में होने वाला है। तो ऑब्वियसली इनकी सेविंग बढ़ती रहती है। उसी सेविंग का यूटिलाइजेशन ये लोन देने के लिए भी करते हैं और अपने काम के लिए भी करते हैं। कैसे होती है इनकम? ये जो इनका सरप्लस है, ये जो गेहूं है फालतू का, ये बेच देते हैं,
अपना खाने लायक जितना होता है वो रखते हैं, बाकी का बेच देते हैं, जिससे इन्हें अच्छी इनकम होती है। तो इस तरीके से अमीर आदमी का तो सेटलमेंट हो जाता है, गरीब आदमी का जो सेटलमेंट है वो बड़ा ही मुश्किल के साथ होता है। उसे लोगों से लोन लेना पड़ता है, फिर ब्याज चुकाओ, ना चुका पाओ तो जमीन दो, और ना दे पाए तो अपनी जान। बहुत सारे किसान हिंदुस्तान में हर साल खत्म होते हैं, अपनी जिंदगी को त्याग देते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि सॉल्यूशन ये नहीं है भाई फसल करके आज नहीं कल दे देंगे, कल नहीं परसों दे देंगे, दे देंगे पर जान नहीं देंगे, और देनी भी नहीं चाहिए। जीवन एक बार मिलता है, इसका उपयोग करना सीखें, इस पर से डर कर भागने की बात नहीं है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया फार्मिंग इज दी प्राइमरी एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। पालमपुर विलेज में प्राइमरी एक्टिविटी फार्मिंग है, बट कुछ और एक्टिविटीज भी हैं जो करती हैं और चलती हैं, क्योंकि जिसका खेती नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो करेगा। तो वो कुछ करने वाली एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि क्या है। ओनली 10% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। आपको क्या लगता है कितना परसेंट जो लोग हैं वो पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? आप सभी को ये बताना चाहिए, और आप सभी को बताने का मौका भी यही है कि आप बताएं बच्चों, क्या लगता है आप लोगों को कि कितना फार्मिंग एक्टिविटीज है? बताएं बच्चों, कितना परसेंट? आपके लिए होमवर्क है इस स्लाइड पे, आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं कि कितना परसेंट है, बताइएगा जरूर कितना परसेंट है, कि कितने परसेंट लोग जो है पालमपुर में वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। 15%, 20%, 25%, 30%? सही जवाब देने वाले को सही जवाब मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ये होमवर्क है, कितने परसेंट लोग हैं। डेयरी की बात कर लें, एक डेयरी एक एक्टिविटी है, बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर में बहुत कॉमन है, गांव में आप जाएंगे हर कोई आदमी, हर दूसरा आदमी दूध बेच रहा है, भैंस गाय रखी हुई है। पीपल फीड देयर बफेलोज, वो अपनी भैंसों को कई प्रकार के जो अनाज पे अपना छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई भैंसों को खाने के लिए चारा चाहिए, तो हम तो कर नहीं पा रहे, भैंस का दूध ही बेच लेंगे, तो घास खा लेते हैं, ज्वार बाजरा खिला देते हैं अपने जानवरों को, जिससे वो अच्छा दूध देते हैं, फिर उसको बेचकर भी एक धंधा चल रहा है। वो जो दूध मिलता है उसे रायगंज में बेचते हैं, क्योंकि पास का एक बड़ा टाउन है, तो वहां अच्छी बिक्री होगी। गांव के पास ही 2 ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने शाहपुर के 2 ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या खोल रखा है बच्चों? कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर खोल रखा है एट रायगंज में। एट रायगंज में मैं लिख देता हूं यहां पर, एट रायगंज में। एक आपने देखा भाई बड़ा गांव है, चिलिंग सेंटर एंड कलेक्शन सेंटर। लोग आते हैं, दूध देते हैं, वो अपना दूधिया से सबसे दूध ले लेता है दुकान वाला, उन्हें फ्रिज में सेटल कर देता है, और फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से सप्लाई करता है। जस्ट लाइक डेयरी आपने देखी होगी, सभी दूधियाओं से दूध ले लिया भाई, सबसे 10-10 लीटर ले लिया, अपने यहाँ मान लो 100 लीटर हो गया। अब खुद को उस रेट पे जो है अच्छे रेटों पे आगे जाके बेचेगा, इनसे सस्ते रेटों पे वो ले लिया है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी एक होती है, डेयरी तो होगी चलो, और क्या है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्री भी है। एट प्रेजेंट डैश पीपल आर एंगेज्ड इन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, कितने ज्यादा जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं? 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, या 60 से कम? एक और क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इस एक्टिविटी को थोड़ा एंगेज रूप में करें। क्या लगता है आपको कितने पीपल, कितने लोग जो है, लेस देन कितना, 30, 40, 50 एंड 60 जो लोग हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है? आप लोगों को यह भी होमवर्क है, आप लोगों को ऐसी स्लाइड से करनी होगी, थोड़ा थोड़ा डेटा जो है वो याद करना चाहिए। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे बच्चों, क्या है आगे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स, क्योंकि पहली बात है स्मॉल स्मेल, मतलब स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, छोटी कारखाना इंडस्ट्री है, ज्यादा बड़ा कारखाना नहीं है। गांव है तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की आप अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है इट इज डन ऑन अ स्मॉल स्केल, बहुत ही छोटे लेवल पे, चटाई बुनाई, टोकरी, डला, खाट बनाना, ये सब काम है। सो इट इज कैरिड आउट मोस्टली एट होम, वो घर पे हो जाता है, और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। या आपने देखा होगा खेतों में पापा हैं, वो खाट बुन रहे हैं, अपने बच्चों को लगा के लंबे दूर तक खाट करवा रहे हैं, चटाई बना रहे हैं। घर में घर ही के लोग, खेत में घर में अपनी जगह पर कम फैमिली के लोग जो है वो इस मेथड को कर लेते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को कर लेते हैं, और ये छोटे लेवल पे होती है। मिश्री लाल की बात करूं, एक और भैया है हमारे मिश्री लाल की क्या तारीफ करूं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मिश्री लाल क्या करते हैं, एक मशीन परचेस कर लेते हैं, मैकेनिकल मशीन, जिसको शुगर केन गन्ना से ऐसा बनाने का काम है। शुगर केन मशीन है, वो मशीन जो है बिजली पर चलती है। पहले जो होता था ये सब जो है वो बुलक्स की मेथड से होता था, भाई गन्ने का जूस निकालो, गुड़ बनाओ। अब मशीन ले ली है, पहले गाय को ऐसे वो देखा होगा अपने, पहले घूमता रहता है, वो फिर गुड़ को ऐसा रिफाइन करता रहता, वो मेथड बहुत पुराना था। मशीन आ गई है, मशीन आ गई। सो मिश्री लाल क्या करता है, वो अन्य किसानों से, आसपास के किसानों को ठेका दे दिया, भाई तुम अपना गन्ना बेचो तो मुझे बेचना। लोग उसे गन्ना बेचने लगे, और वो बाद में उनको प्रोसेस करके जैगरी गुड़ बना के ऐसे बेचने लगा।
तो इस तरीके से जो है मिश्री लाल की तो मिश्री बन गई, मतलब कि उसकी तो जिंदगी बन गई। जैगरी को वो जो है फिर आगे जाके शाहपुर में आगे मार्केट में मतलब बेच देता था। तो मिश्री लाल की जय हो। मिश्री लाल भैया ने तो नाम कर दिया गुड़लाल। मिश्री तो खैर क्या ही है, गुड़ बेच रहे हैं ये, तो बहुत अच्छी बात है। शॉपकीपर गांव में आप सबने देखा होगा, बस स्टैंड के पास आसपास के इलाकों में छोटे मोटे उसमें जो वो होते ही थे, समझ रहे हो, उसमें जो वो लोग होते ही थे। तो आप सभी के पास है कि भाई ये जो दुकानें हैं छोटी छोटी, ये भी बहुत ज्यादा कामगार की होती हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। बात कर ले वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज। गांव का आदमी है, अपनी स्कूटी या अपनी वो फटफटिया पे जाता है, शहर तक जाता है, वहां से जो होलसेलर हैं, जो बड़े बड़े सामान बेचते, बड़ी बड़ी दुकानें, उनसे गांव के हिसाब से जो उसका सामान चल जाए वो अपनी स्कूटी बग्गी पे रख के जो वो ले आता है। सो बहुत सारी कम फैमिलीज ऐसी हैं, फ्यू फैमिलीज हुज हाउसेस आर क्लोज टू द बस स्टैंड। कुछ ऐसी फैमिली है उनका घर जो है बस स्टैंड के पास है। अब जब जब बस रुकेगी, चाय वाले, चने वाले, चाय वाले, चने वाले, समोसे वाले, ब्रेड पकौड़े वाले ऐसे एकदम शुरू हो जाते। कहीं बस रुकी, पानी 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 पानी, वो बोतल फेंक के मार देगा, पैसा ले लेंगे क्योंकि मैं तो लटक ही जाऊंगा, बोतल तो पी दूं। तो बहुत कम ही ऐसी फैमिली जिनका बस स्टैंड के पास घर है, और जिनके पास है उन्होंने इस चीज को ऐसे दुकान खोलकर वहां पे सामान बेचना शुरू कर दिया है। बस स्टैंड का आदमी आएगा, जब तक रुकेगा बस का इंतजार करेगा, छोले खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, चिप्स खाएगा, पेप्सी पिएगा, कुछ तो कुछ खा के जाएगा। बेटा कुछ ना कुछ तो तुझे मैं बेच के मानूंगा, बस स्टैंड के सारे मेरी दुकान है, ऐसी थोड़ी धूल मिट्टी खा रहा हूं मैं। करीम एक बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसने कंप्यूटर ट्यूशन सेंटर खोल लिया, मतलब एक सिखाने का ट्रेनिंग सेंटर। तो करीम है, ही हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर। बच्चों को, गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए क्लास सेंटर खोल लिया है। वहां पे बच्चे हाई स्कूल तक पढ़े लिखे हैं, तो वो चाहता है कि ये बिजनेस चले, और चलता भी है। वहां पर उसने देखा 2 महिलाएं जिनके पास डिप्लोमा है, सो ही एम्प्लॉयड 2 वुमेन हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जिन महिलाओं को कंप्यूटर की जानकारी, उनको नौकरी पर रख लेता है, बहुत सारे बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी चलती है। सो हाई स्कूल्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग इन अ गुड नंबर्स। हाई स्कूल के जो बच्चे थे, 10th तक के जो बच्चे थे, वो कंप्यूटर सीखने आने लगे, गेम खेलने आने लगे, टाइपिंग सीखने लगे। तो करीम की तो निकल पड़ी। तो करीम की भी जिंदगी जो है इस तरीके से अच्छी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। गांव में ट्रांसपोर्ट भी होता है। सो देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल, बहुत सारे वाहन होते हैं जो कि पालमपुर को बड़े इलाके से यानी रायगंज से कनेक्ट करते हैं। इन वाहनों में बात करूं तो रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, बुग्गी, ट्रक ड्राइवर, ये सब चलते हैं। ये सब जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस लोगों को मिलती है। लोगों के पास तमाम चॉइस है, कुछ भी अगर वो बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, बुग्गी पे बैठ जाओ, किसी पे बैठ जाओ, तो ये सब सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। ये भैया की शक्ल आपको बहुत पहचानी सी लग रही होगी, और ये स्मार्ट ब्यूटीफुल इंडिया की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भैंस है। मैं इनसे मिला था, इनसे मैंने पूछा तो हमको जानता, तो कह रहा बा, मना कर रही थी सीधा, भाई नहीं पहचाना होगा, कहाँ जो है ऐसा कभी मेल मिलाप हुआ नहीं है। देख भी रही है, यही देखिए मेरे को ही घूर रही है, आप देखेंगे तो आपको घूरेगी, घूरती भैंस कहीं की। अच्छी भैंस है, पर थोड़ा नोजी गंदी हो गई है, इसे साफ कर देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो एक मिल्कमैन, एक दूधिया है किशोर, उनकी कहानी है। क्या है किशोर की कहानी? किशोर भी एक लेबर है। लाइक अदर सच लेबर, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस। किशोर को भी समस्याओं का सामना हो रहा है, जो वो रिसीव करता है, जो उसे पैसा मिलता है, उससे उसका काम चलता नहीं, उसके पैसे से काम हो नहीं पा रहा है। सो अ फ्यू इयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। कुछ साल पहले उसने एक लोन लिया था, एंड दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। सरकार की एक सुविधा ही थी कि भाई गरीब किसानों को अच्छी रेट पे, सस्ती रेट पे लोन मिलेगा, तो उसी के तहत इसने लोन ले लिया था। इससे उसने क्या किया, एक भैंस खरीद ली। अब उससे जो है ही नोज द सेल द बफेलो मिल्क, उसे दूध बेचना आता था। फर्दर ही हैज अटैच्ड अ वुडन कार्ट, बाद में उसने वो अपनी लकड़ी का चैसी भी लगा ली उसमें, टू हिज बफेलो, एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट दूध आइटम और अदर आइटम वो करने लग गया। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोटर। अब वो उस बग्गी का इस्तेमाल जो है वो चिकनी मिट्टी लाने के लिए, जो मटके बनाते हैं मिट्टी के, उनके लिए चिकनी मिट्टी लाने लगा। और कई बार वो शाहपुर गांव जाता था, विद लोड ऑफ जैगरी गुड़ वुड ले जाता था। तो इस तरीके से दूध का दूध हो रहा है, और भाई साहब काम का काम हो रहा है। इसी तरीके से एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है, और दूध तो बेच ही रहा है, तो पहले से मुकाबले ये ज्यादा कमा रहा है। भैया एकदम किशोर भैया की तो जय हो, अपना काम जो है फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। भैंसिया से दूध भी आ रहा है, बग्गी भी उसकी बना दी है, भाई साहब गुड़ भी बेच रहे हैं, किसी के लिए मिट्टी ला के दे रहे हैं, और तमाम अन्य काम भी कर रहे हैं। सो ये था आपका चैप्टर पालमपुर का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा अगर लगा आपको समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डाउट की जो है अगर है तो प्लीज बताइएगा। चैप्टर बहुत ही सरल आसान है, बहुत ही सिंपल भाषा में है, सिंपल लैंग्वेज में है। बात करते हैं क्वेश्चन की, फटाफट से क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री, डू यू एग्री?
तो भाई बात ऐसी है, जब टेक्नोलॉजी की है मॉडर्न फार्मिंग की, तो यस इट रिक्वायर मोर इनपुट दैट आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यस वी आर एग्री, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। यस वी आर एग्री बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है उनको मोर इनपुट चाहिए, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, आपके HYV केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, ये सब चाहिए जो कि इंडस्ट्री में ही बनते हैं, इन सब की इंडस्ट्री होती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो उनमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होता है, इन बीजों को ज्यादा पानी, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब की जरूरत भी पड़ती है। कई सारे एग्रीकल्चर टूल्स भी चाहिए, लाइक ट्रैक्टर चाहिए होगा, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के वो आपने देखे होंगे जिनमें से वो ट्रैक्टर पीछे बांध के चलता है, फसल होता है, वो सब भी लगता है। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल भी चाहिए होगी, एंड ये सब एलिमेंट जो है वो इंडस्ट्री में बनते हैं, घर में नहीं बनते हैं। हाउएवर ऑन द अदर एंड जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड थे उनमें इन सब की जरूरत नहीं होती थी। लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं था, लोगों के पास पेस्टिसाइड नहीं थे, लोगों के पास फर्टिलाइजर नहीं थे, सो क्रॉप इतनी नहीं होती थी। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर, कैसे किया? तो ये आप सब जानते हैं कैसे किया भाई साहब। इसने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया इरिगेशन सिस्टम को। पहले लोग जो है क्या चलाते थे, पर्शियन व्हील मेथड चलाते थे टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जैसे बिजली आ गई या फैलती गई, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल ने पर्शियन व्हील्स को रिप्लेस कर दिया, और अब जो है वो ज्यादा जगह को आप घेर पा रहे हैं, अब ज्यादा जगह को आप जो एग्रीकल्चर में ला पा रहे हैं। शुरुआत में कुछ समय जो है सरकार ने जो आपको इंस्टॉल करके दिया, बट लेटर ऑन प्राइवेट ट्यूबवेल बहुत सारी होगी, जिसकी वजह से आपका जो कल्टिवेशन है 2000 हेक्टेयर तक आपने देखने को मिला कि आप 2000 हेक्टेयर तक जमीन जो है वो इरिगेट कर पा रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज कर लीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड व्हाई? डू यू थिंक कि, मतलब इसको छोड़ो, भाड़ में जान दो, तुम बताओ, तुमको नहीं लगता कि इरिगेशन अंडर जो एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ाने की जरूरत है? क्यों जरूरत है? पहली बात तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड इतनी है। तो देखते हैं, फार्मिंग इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम for the maximum part of the population in India and only less than 40% of land is cultivable in the country। बात समझिए कि हिंदुस्तान में आधी से ज्यादा जनसंख्या फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और 40% से भी कम को हम कल्टीवेट कर पा रहे हैं। फार्मर जो है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है, मॉनसून अच्छा आ गया तो सब ठीक, नहीं आया तो कुछ भी ठीक नहीं। सो इफ द रेनफॉल इज लेस, फार्मर्स आर बाउंड टू सफर। सो इफ द वाटर इज प्रोवाइडेड, अगर उनको पानी अच्छे से मिल जाए तो उनकी जमीन को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेटर आउटपुट उनको मिल सकता है ना। कल्टिवेट इंडिया एंड ऑल्सो एनकरेज फार्मर्स टू टेक अप न्यूअर फार्मिंग मेथड्स विदाउट द फियर ऑफ सफरिंग लॉस। और सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार लोगों को इंश्योर करेगी, भाई क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जैसे है, कोई क्रॉप फसल बेकार होगी हम पैसा देंगे, तो इस तरह की इंश्योर कीजिए। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। तो इसलिए जरूरी है। मैं एक बार फिर से साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों, व्हाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? तो मैंने आपको बताया था 300 रुपए सरकार ने तय किया है वेजेस पालमपुर में, उससे भी कम पे लोग काम करने को तैयार हैं। दे एग्रीड ऑन वर्क ऑन लोअर वेजेस बिकॉज द कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इज वेरी हाई। काम जो गांव के लोग हैं उनके बीच में जो काम का जो होड़ है, जो काम करने के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए दे वर एग्रीड। तो देख लीजिए भाई साहब, देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? यूज एग्जांपल टू एक्सप्लेन। तो आप कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग आपके पास है, जो कि मैं आपको बता के आप वो भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड ये भी लिख सकते हैं। एज पर द क्वेश्चन की वेटेज कितनी है आप ये लिख सकते हैं, बहुत इजी है बच्चों। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द 1 ईयर इज कॉल्ड द मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग आप समझ चुके हैं, एक जमीन के टुकड़े पर कितनी एक से ज्यादा क्रॉप ले सकते हैं, ये सबसे कॉमन वे है ना, सबसे कॉमन वे है। इन पालमपुर ज्वार बाजरा ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फॉलोड बाय उसके बाद पोटैटो होते हैं अक्टूबर दिसंबर में, एंड सर्दियों के टाइम पे गेहूं आप देख पा रहे हैं। सो यही मेन रीजन है कि भाई साहब ये जो डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी इसके लिए चाहिए, तो मतलब ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, how do the medium and large farmers obtain capital for farming and how is it different from the small farmers? Yes, is it different? Do you think कि ये अलग है for small farmers and the large farmers? Yes, it is very different for small farmers and large farmers because large farmers have their own savings जिन्हें वो utilize करते हैं for their own investment, for their own agriculture, and they are also providing same money within the like उसी दायरे में, अपने गांव के दायरे में to the small फार्मर्स, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स, नॉट द मीडियम फार्मर्स। तो देख लीजिए, लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स के पास अपनी सेविंग होती है, क्योंकि वो सरप्लस जो मिलता है, जो गेहूं उन्होंने 1300 से 3200 की, उसका जो पैसा आया उसी की अर्निंग्स को उन्होंने सेव कर लिया एंड बाद में कैपिटल खरीद के नेक्स्ट सीजन में चला लिया। एंड फ्यू ऑफ देम गिव अवे द सेविंग्स टू स्मॉल फार्मर। कुछ स्मॉल फार्मर को लोन के रूप में दे देते हैं,
जिससे इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड गेट बैक द अमाउंट बाय द नेक्स्ट सीजन, और अगले साल उनको पैसा वैसे ही मिल जाता है। तो इसी तरीके से वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं, जबकि किसान, गरीब किसान को हमेशा अमीर से खरीदना पड़ता है, जिसके बदले उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? वुड सविताज कंडीशन भी डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट? यस, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा बेटर होता, बिकॉज तेजपाल से उसने जो है 24% इंटरेस्ट पे लिया है, फॉर 4 मंथ्स लिया है, साथ में 100 रुपीज पर डे के हिसाब से जब उसकी क्रॉप हो जाएगी तो हार्वेस्ट पे काम करने का वादा भी किया है, यही लिखा है। सविता गॉट अ लोन फ्रॉम द तेजपाल एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 24% फॉर 4 months एंड ही ऑल्सो हैड टू वर्क फॉर तेजपाल सिंह एज अ फार्म लेबरर for the 100 rupees per day during the harvest season. The case would have been different if Savita had taken the loan from a bank, क्योंकि rate of interest would have been lesser than what was asked by the Tejpal Singh, and also she would have been able to pay complete attention to her field during the time of harvest. क्योंकि इस समय सविता को केवल एक ही टेंशन खाई जा रही है, मैं तेजपाल का पैसा कैसे लौटाऊं, मैं तेजपाल का पैसा जो है कैसे लौटाऊं। बैंक का होता कम होता, टेंशन उतनी कम होती। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। आपके पास ये वीडियो बनी रहेगी, आप इसे बार बार भी देख सकते हैं जो स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन? आपके एरिया में कौन कौन सी होती है? मेक अ शॉर्ट लिस्ट। तो आप सभी, क्या हम सभी जो पालमपुर में देखा वही सब लिख देंगे। डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, जनरल स्टोर, माइनिंग, फिशिंग, ये सभी होते हैं आपके एरिया में, हमारे एरिया में सब में होते हैं। ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम का नहीं है तो टेंशन इतना करना नहीं, जस्ट एक प्रैक्टिकल है। आगे मूव करते हैं। मूव करते करते हम पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट घड़ी पर, जहां पर हमें करना है आपसे बाय बाय। मन तो नहीं था बच्चों, पर क्या करें, एक समय की घड़ी है, समय की सीमा है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको ये चैप्टर पूरा कराना था। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पर फिर से एक बार धमाल मचाएंगे। आप सभी बच्चों का इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को प्लीज फिर से देखिएगा जरूर, इनकेस कोई डाउट रहता है, और एंजॉय कीजिए, बिंदास कीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में फिर से एक बार। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।